मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे हैं। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है। सवाल ही नहीं है ना। क्यों? दाऊद बहुत आर्गुमेंटेटिव है। वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है, बोलते हैं एक नंबर का डरपोक था वो। पाकिस्तानी के पूछे बिना शाम को रात को आइसक्रीम नहीं खा सकता। काफी इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे उसके टच में। मैं उसको मुझे चाचा क्या दाऊद मर गए हैं, वो मुझे बता देता है। क्या शीला जी, आपने कैसे ऐसे सोचा है, मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब वो जिंदा है। मुझे क्रिकेट और बॉलीवुड एसोसिएटेड विद दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करना है। फिर 90s में मैच फिक्सिंग का रोल था उनका। दिग्बॉय बैठ के उसने खूब मैच फिक्स क्रिकेट का बैटिंग किया। और पर वो बैटिंग तो एक एक मैच में 500 करोड़ का होता था। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कुछ इन्वॉल्व थे। सारों को पता था क्या हो रहा था। सारों को पता था। ये सारे के सारे लोग वैसे थे, मतलब क्रिमिनल तो थे ही ना। अरुण गवली जैसे हैं। 3 बार लंच लिया था। तब छोटा राजन दाऊद के साथ मेरे टेबल पे बैठा था दुबई में। अबू सालेम भी वैसे दाऊद गैंग में था, फिर अलग हुआ। पर इस सब में बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, वो करीम लाला था। हाजी मस्तान के बारे में बताइए मैम, उनको लेकर इतनी हाइप क्यों है? मैंने एक फॉर्मर कमांडो को पूछा था कि मोदी गवर्नमेंट एक कमांडोज का यूनिट क्यों नहीं भेज देती कराची में टू टेक आउट दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, जब मैं पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा होता हूँ, मेरी इंटेंशन ये रहती है कि मूवीज से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिले। द रणवीर शो के थ्रू बहुत सारी क्राइम रिलेटेड बातें हुई है आज, एक रियल वर्ल्ड हीरो के साथ। हमारे देश में फिल्म स्टार्स को सेलिब्रेट किया जाता है, एथलीट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, और वो सब भी सही है, पर ऐसे शूरवीरों को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। शीला भट्ट वो एक इकलौती जर्नलिस्ट है जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ मल्टीपल इंटरव्यूज किए हुए हैं। अगर आपने दाऊद इब्राहिम की कोई भी फोटो देखी हुई है ना, ये इस इंसान ने खींची है। तो आप ही सोचो इनकी लाइफ जर्नी कैसे होगी, इनके पर्सपेक्टिव्स कैसे होंगे, और कितने करीबी से इन्होंने अंडरवर्ल्ड को जाना है, वो सोचिए। हाजी मस्तान, छोटा शकील, अरुण गावली की भी बातें हुई है आज के पॉडकास्ट में। बहुत इंटेंस पॉडकास्ट है, बैठकर देखिए। ये वाला पॉडकास्ट आप फैमिली के साथ भी बैठकर कंज्यूम कर सकते हो, एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये मूवीज से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट है। दिस इज शीला भट्ट ऑन द रणवीर शो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ आज के पॉडकास्ट के लिए। शीला भट्ट का स्वागत है TRS में। थैंक यू मैम, कुछ लोगों ने आपका स्मिता प्रकाश के साथ वाला इंटरव्यू देखा था। आप इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो, क्योंकि आई फील कि अभी 2023 में 2024 में लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज के दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि क्राइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर फिल्मों में ना एक लिमिट होता है। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन शो। आप लिटरली दाऊद इब्राहिम से मिले हो, आप इतने सारे डॉन से मिले हो, छोटा शकील से मिले हो। जब कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो पहले आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है, जब स्मिता प्रकाश का मेरा इंटरव्यू आया तो मुझे बहुत शौक लगा है। एंड प्लीज़ रणवीर अंडरस्टैंड वो शौक क्या है मेरा, कि मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी करी है। मेरे पास 8,000 से ज़्यादा आर्टिकल मेरे अब बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है। जी। और rediff.com में भी मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं। और मैं ऐसी जर्नलिस्ट हूँ जिसने रोज़ के 5 आर्टिकल भी लिखे। ब्रेकिंग न्यूज़ देती थी मैं ओरिजिनली rediff.com में। वाह। अब ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे तो बहुत बाद में आया। जी। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, ऐसा फर्स्ट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ रीडिफ पे मेरा था, जब इंटरनेट तो हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया था। और मेरी वो 1 लाइन के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, एक ही लाइन आया था, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा कॉलन एंड दिस
रीडिफ के एडिटर निखिल लक्ष्मण ने करा ऑनलाइन, राइट, जी। वेबसाइट का फर्स्ट पेज पे, और विद इन 30 मिनट्स स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया। इतना लोगों को खुशी हुई, क्योंकि अगर सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बनती थी तो कन्फ्रंटेशन होता था, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। सो इतनी अच्छी स्टोरी पर कोई पूछा नहीं है मुझे आज तक कि कैसे मिली वो, कितना डिफिकल्ट था वो स्टोरी जानना। मैंने कितनी मेहनत करके वो स्कूप लाई थी। मैं कर्नाटक काफे में एयरपोर्ट पे इडली खा रही थी, तो सामने कोई मुझे बैठा था और मेरे पास आके बोला कि आप हिस्टोरियन है। मैं कहा नहीं, लेकिन नहीं वो जर्नलिज्म के कुछ है। मैं कहा हाँ। तो कि वो आपका ENI में दाऊद वाला था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे ज़्यादा सवाल जब से ANI का आया है, सब मुझे ये पूछ रहे हैं आपको डर नहीं लगा? हाँ वही, आपको डर नहीं लगा? यू डोंट आस्क मी। तो अरे भाई जर्नलिस्ट है हम हमारा काम करते हैं। हम देखो, हमें डराना भी नहीं चाहिए। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हम अच्छे जर्नलिस्ट हैं। हमें किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है। तो हमें कौन क्यों डरा सकता है? मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में मिली हूँ, और 2002 जुलाई में मैंने एक बार उससे 4 घंटा लंबी बात करी थी फोन पे 2000 जुलाई। और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया। अभी मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे थे। लगातार? हाँ, मतलब ही वॉज माई सोर्स, आई एम अ जर्नलिस्ट। यहाँ तो जहाँ जिस सिटी में बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई में तो ज़बरदस्त क्राइम था। और मैं क्राइम मेरी बीट थी, मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज और क्राइम, वो मेरी मेजर बीट थी, कॉमर्स एंड क्राइम। सो मैं ये कह रही थी कि मैं जब से ये दाऊद का ये स्टोरी मैंने थोड़ी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में बताई है, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आया है। और मैं उसकी बात, अभी मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि खास करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा, उसके कारण ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन। आप समझे ना, क्योंकि पाकिस्तान इतना एडवर्सरियल कंट्री है, और जो कुछ वो कश्मीर में इतना आतंकवाद टेररिज्म कर रहा है, उसके बाद एक इंडियन टर्न्ड क्रिमिनल टर्न्ड टेररिस्ट वो वहाँ बैठा है, वो गलत है। और इसके कारण लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। प्लस जनरली ना एक ट्रेंड चल रही है दुनिया भर, जहाँ डार्क कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। वही चल रहा है, वो समझ आ रही है बात। मतलब जहाँ भी लोगों को क्राइम में बहुत रस पड़ता है। पर अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँ कि बॉम्बे में आपके बहुत दोस्त हैं फिल्म लाइन में। मैं जब से दाऊद को मिली 81 के बाद लगातार मिली, और 88 में तो बहुत अच्छी तरह मिली। उसके साथ मैंने 3 बार लंच लिया। और हाँ, दुबई में। आप जैन हो ना? हाँ, आपको वेज खाना मिला? हाँ नहीं, उसको बड़ी दिक्कत हुई, उसको वेजिटेरियन खाना मेरे लिए खाना पड़ा। तो जब 3 दिन मैं वहाँ थी, उसको 3 दिन ही था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, जो फ़ोटो बाहर नहीं आई है मैं आपको दूंगी। तो उसने दाल सब्जी, 3 टाइप की दाल, 6-7 सब्जियाँ हर मतलब रख दिया, और फिर वो बड़ी मुसीबत से खाता था। और मेरा तो पूरा फोकस एक ही था, उसका इंटरव्यू लेना और भागना। मतलब मैं तो बॉम्बे रहती थी, बॉम्बे से दुबई गई थी। मतलब लंच करने के टाइम आप इंटरव्यू भी लेते थे? नहीं, पहले मैंने एडवांस में फ़ोन किया बॉम्बे से, जी। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो उसने कहा हाँ आ जाओ देखते देखते। पर आई थॉट कि इट्स कंफर्म इंटरव्यू। फिर मैं दुबई गई और उसको मिली फर्स्ट टाइम, पर्ल बिल्डिंग में उसका ऑफिस था। फिर पहले दिन उसने कहा नहीं आज नहीं कल। मैं टेंस हो गई थी। फिर पहले दिन भी लंच दिया, फिर सेकेंड डे भी लंच लिया, और बहुत मनाया, उसको मनाना पड़ा। और फिर तीसरे दिन उसने बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि एक उसका अब्दुल्ला करके एक आदमी था, उसको बिठाया और बोले जरा भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। और मैं उस ज़माने में मेरे पास टेप ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं हाथ से लिख रही थी उसका इंटरव्यू, और बड़ी मेहनत करी तब मिला। सो मैं कह रही हूँ कि
हम बात कर रहे थे कि आपको इतने मैंने तब से जब से उसके साथ खाना खाया उसको मिली और उसको जाना मैंने कि ये क्रिमिनल क्या है और कैसा है। और तब तक वो 92 बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए थे, तो वो टेररिस्ट तब नहीं माना जाता था, क्रिमिनल माना जाता था, बाद में बना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी, पर आज तक मैंने देखा नहीं कि जो दाऊद को समझ और पकड़ पाए, उसकी जो एक्चुअल रियल लाइफ में है, ऐसा दाऊद कभी हिंदी फिल्म में रील पे आया नहीं, वो कहना चाहती हूँ। अगर आप एक बॉलीवुड के राइटर होते तो आप किस तरह से उनका कैरेक्टर देखो ऐसा है जिंदगी में, मैंने तो बहुत सारे क्राइम मेरी बीट थी, तो मैंने आपको बताया पहले ही, तो करीम लाला, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और बहुत सारे, मैं तो इंडिया की 6-7 जेल के अंदर गई हूँ, तो जेल में भी काफ़ी दबंग क्रिमिनल्स और बहुत टफ नट्स बैठे होते हैं और उनके भी इंटरव्यू किए हैं। और ये सब मैंने 1980 से 1993-4 तक किया है, तो 14-15 साल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात ये है, जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो हिंदी फिल्म ने इतना मैसअप कर दिया है हमारा लाइफ और हमारी इमेजिनेशन को, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दम के साथ रखने के लिए विलन को एकदम ज़्यादा विलन बना देते हैं और हीरो को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना देते हैं। और मतलब हीरो बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं है ना असली ज़िंदगी में, सब लेयर्स होते हैं अच्छे। दोनों ग्रे होते हैं, दोनों एक डार्क ग्रे होता है, एक लाइट ग्रे होता है। यस, यू गॉट इट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दाऊद इब्राहिम को जब मिलोगे तो पहले तो कोई हमारे ये कैमरामैन को ले जाऊं मैं कि दाऊद इब्राहिम को मिले, वो पूछेगा दाऊद कहाँ है। क्यों? क्यों दाऊद जैसे जो हमारे इमेजिनेशन में ऐसा थोड़ी दिखता है, वो नॉर्मल आदमी होता है। मतलब जिस तरह के कपड़े मैंने पहने वैसे नहीं पहनते वो। बहुत उससे ज्यादा पहनता है। अच्छा नो यू कांट बीट हिम इन ड्रेसेस बिकॉज 88 में जब मुझे मिलना था तो उसने पेरिस में ड्रेस करवाए थे डिज़ाइन और मुझे बताए थे। और आप देखो मेरे जो, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जो उसके फ़ोटो लिए हैं उसमें उसने मुझे 3 टाइप के ड्रेस है, क्या ये जैकेट अच्छा है, फिर लो, फिर दूसरा जैकेट, एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो एक पेरिस से लाया हुआ जैकेट था वो पहना फिर उसने, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है। उनको वो डॉन की इमेज देनी थी एक्चुअली, कि मैं तो हूँ डॉन। एग्जैक्टली, वो अपनी इमेज बना रहा था। वाह। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अगर दाऊद की, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बता देती हूँ, सुन लीजिए। बोलो। एक, वो है ना ज़्यादा व्यापारी टाइप दिख रहा है। जब हम जैसे हम एक दूसरे के सामने टेबल पे बैठो तो व्यापारी के साथ बैठते हैं ना, ऐसा दिख रहा है। वो उसका स्टाइल, वो मारवाड़ी और गुजराती जो बिजनेसमैन बॉम्बे में थे, और जो मुंबई का कल्चर है जिसको हम टपोरी भाषा बोलते हैं, वो वाली हिंदी बोलता है। तो ही इज़ अ मोर लाइक अ ट्रेडर। मिलने में कह रही हूँ, दिमाग नहीं, दिमाग शातिर मतलब जो नेगेटिव है, पर मिलने में वो ऐसा नहीं है। और दूसरा, ये जो बहुत दिखाते हैं कि दाऊद को ये इमरान हाशमी ने एक बार प्ले वंस किया, अपॉन अ टाइम इन मुंबई। और वो सब एकदम कोई मतलब कोई लेना देना नहीं दाऊद से। नहीं, क्योंकि बहुत जो व्यापारी होते हैं ना, उनमें बहुत समझ होती है सब कुछ। उनको समाज बहुत समझ आता है, समाज मतलब सोसाइटी के। दाऊद का रत्नागिरी महफूज पे आधा घंटा भाषण दे सकता है। तो दाऊद सिर्फ क्राइम की बात नहीं करते हैं ना, जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो उनमें भी नॉर्मल लाइफ की भी सब कहानियां पता होती है। और दूसरा, दाऊद का जो जो होता है, जैसे दाऊद जो इसने एक्सट्रीम क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल आदमी है, मैं 25 बार बोल रही हूँ, मैं उसकी वाइट वॉश नहीं करना चाहती कहीं, लेकिन वो एक तो खुद बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ट्रेडिंग किया है, पैसे कमाए। वो 800,000 करोड़ उस टाइम भी था उसके पास, जब मैं उसको मिलने गई थी, हज़ारों करोड़ थे। जिसे बिजनेस एक्यूमेन हाँ, कहते हैं, गुड बिजनेस हाँ, स्किल्स। उसको एक तो बिजनेसमैन दिखाना पड़ता है जी। दूसरा, उसको बहुत ही, बॉम्बे में था तो आपको जानते हैं बॉम्बे में तो रंगीन लाइफ होती है, तो उसको सब समझ, हिंदी फिल्म, गीत गाने, मैंगोज, गुड फूड, पेरिस और इटालियन फैशन ब्रांड सब पता होता है।
और दूसरा आपको स्क्रिप्ट अगर लिखे उसमें खास लिखना चाहिए बोलो। कि ना वो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, मतलब उसको एक पॉइंट पे इतनी बार आर्ग्यूमेंट करेगा, रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि पैशन बहुत था, जो भी सोच रहा था उस पर पैशन बहुत था, और वो कोशिश कर रहा था कि कन्विंस हो जाए मेरे जैसे जर्नलिस्ट कि उसका इन्वॉल्वमेंट बॉम्बे बम ब्लास्ट में नहीं है, जो मैं नहीं हुई कभी, मैंने कभी नहीं लिखा कि इज़ नॉट इन्वॉल्व, नेवर। दो मुझे 4-4 घंटा इस पॉइंट पे मेरे से जितना क्विजिंग हो सके मैं करती थी, पर मैंने नहीं लिखा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ कि बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, इतना मतलब लगे कि लॉयर है या क्रिमिनल है, और बहुत ज़्यादा। और दूसरा है उसकी पर्सनालिटी कभी हिंदी फिल्म वालों पकड़ नहीं पाए हैं, और वो उसमें एक खास ये है कि उसकी हर बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बहुत रिलैक्स था, ओके, टेंस नहीं था, पर एक नंबर का जबरदस्त नेगेटिव ट्रेट वो इनसिक्योर था। तो आपको पता चल जाए, सब कुछ बोलने के बाद वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है, ऐसे जैसे हम गुजराती में, अरे हम बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं, एक नंबर का डरपोक था। इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, जब दाऊद को मिलो तब पता चले। पर किस चीज की इनसिक्योरिटी थी कि वो खुद को कम मानते थे? उसको इनसिक्योरिटी ये थी कि उसके जो गैंग वॉर में उसके जो दुश्मन थे, मैं आपको उस ज़माने की बात कर रही हूँ, बॉम्बे बम ब्लास्ट के पहले। बॉम्बे बम ब्लास्ट मार्च 93 में हुआ, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद हुआ, उसके रिएक्शन में हुआ। मैं 93 के पहले की बात कर रही हूँ, तब वो बॉम्बे की स्ट्रीट वॉर में था ना, गैंग वॉर में। जी। तो छोटा राजन और सब, तब शुरुआत में तो छोटा राजन उसके साथ था, एक्चुअली उसके साथ ही था, फिर झगड़ा हुआ। पर और पुलिस भी थी इन्वॉल्व पार्टी, कि पुलिस में आधे करप्ट थे, आधे उसके खिलाफ थे, आधे उसके गैंग उसके दुश्मनों के खिलाफ साथ थे। तो दाऊद इब्राहिम को ये था कि कोई कभी उसको उड़ा देगा। ये आप पूछ रहे थे इनसिक्योरिटी, वो थी कि वो उसको लग रहा था कि उसका कोई मर्डर करेगा। He is very difficult to portray on television screen also because of his very peculiar traits of Bombay. बॉम्बे उसके ऊपर बहुत छाया हुआ था। दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कमरे में बैठे हो तो किसी को पूछना पड़े इसमें दाऊद कौन है, मतलब he won't come out as a villain. उनकी एक बहुत मशहूर फोटो है जिसमें ऐसे बैठे हैं। हाँ, वो मैंने ही लिया है। आपने लिया वो फोटो? हाँ, वो मुझे पोज दिया कि अब ठीक आ रहा है, डॉन वाला पोज दिया। हाँ, मेरा ही है। वाह। वो मेरे ही मैगजीन के कवर पे है, अभियान के। वाह। और मुझे तो कैमरा भी बहुत महंगा कैमरा और अच्छा कैमरा था, मुझे तो इतनी अच्छी फोटोग्राफी नहीं आती थी, पर उसकी ऑफिस में लाइट बहुत थी, क्योंकि वो 13th फ्लोर पे थी, पर्ल बिल्डिंग दुबई में। तो पूरा व्यू आ रहा था, पूरा आकाश दिख रहा था, तो इसलिए बहुत अच्छी फोटो आ गई है। अब 88 उनको आपने लास्ट देखा कभी? 1988। हाँ। आपको क्या लगता है कि वो अब कैसे दिखते हैं? मैं सुनती हूँ, मैं तो इंटेलिजेंस की भी रिपोर्टिंग करी है, सीबीआई और ईडी और सबकी करी है, रेवेन्यू केसेस मैंने बहुत ज़्यादा किए राधा। तो सब अपने देश के स्पाइस, अपने देश के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मिलते रहते हैं, मैं उनको मिलती रहती हूँ। तो अभी तो थोड़ा कम कर दिया है मैंने, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको कि काफ़ी इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे उसके टच में। मेरे पास एक सोर्स है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो बॉम्बे में है, तो बहुत अच्छे चाचा है, मुस्लिम है, और उसको मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि दाऊद ने उनको बताया था कि क्या क्या हुआ मैं जब दुबई गई तब। और इतने साल से मैं अपने को बहुत स्पष्ट रूप से, दिल्ली के जर्नलिस्ट मुझे ऐसा नहीं मानते कुछ कारण से, अच्छे जर्नलिस्ट भी नहीं मानते, मैं न्यूट्रल हूँ। दिल्ली के मीडिया ने बकवास करते हैं, मैं सेंटरिस्ट हूँ, न्यूट्रल हूँ, फेयर हूँ, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना दोनों के खिलाफ भी मैं हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अल्टीमेट नहीं है लाइफ, वो कोई देश नहीं चला रहे, देश हम चला रहे जी। हम मतलब पीपल,
मैं देश बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल पार्टी उसमें थोड़ा सा ही कुछ कर सकती है और मैं जरा भी नहीं डरती हूँ। यहाँ क्या हुआ है अनफॉर्चुनेटली रणवीर, कोई भी इंटरव्यू या किसी के भी बिहेवियर में पहले तुम या तो मोदी को स्पष्ट अब्यूज ना करो, तब तक आप सेक्युलर नहीं हो। और जब अगर आप मोदी कांग्रेस की कुछ गलतियां गिनाओ तो आप उसी टाइम प्रो मोदी हो। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसे लाइफ नहीं चलती है, ना पॉलिटिक्स चलता है। कोई एक्सट्रीम स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है किसी के भी। मैं किसी के साथ नहीं हूँ और मैं स्पष्ट रूप से, मुझे बहुत मजा आ रहा है कि मैं ना एंटी मोदी हूँ, ना प्रो मोदी हूँ, ना एंटी कांग्रेस हूँ, ना मैं सोच रही हूँ कि लोगों के लिए लोग क्या सोच रहे हैं उसको लिखना और उसको समझना ही मेरा काम है। अच्छा, अब उसको छोड़ के मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं ये इसके संदर्भ में कह रही हूँ कि मैं दाऊद से मिलती थी और ये जो हो रहा था वो, उसमें दाऊद ने मेरे से इतनी सारी बात क्यों की वो समझा रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो न्यूट्रल मेरा स्टैंड, फेयरली किसी को देखना, किसी को चालाकी से उसके खिलाफ लिखना, उससे निकलवा के कुछ उसका तोड़ मरोड़ के करना, मैं नहीं करती हूँ। मैं जर्नलिज्म करती हूँ, मैं जो सुनती हूँ वो लिखती थी। तो वो दाऊद ने इस मेरे सोर्स को बताया था कि देखो दुबई आके उसने कुछ क्या क्या किया, तो तब से वो सोर्स मेरे पास है। तो अगर आपको पता है ना, दाऊद की तो बार बार डेथ की बातें आ जाती हैं जी। तो मेरा एक सोर्स मेरे पास आज भी है और वो सोर्स मैंने जैसे कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, वो ऐसा मानते हैं कि ना मैं प्रो मुस्लिम, ना एंटी मुस्लिम, ना प्रो हिंदू, कुछ मैं कोई स्टैंड और इज़म लेके भागती या चलती नहीं हूँ। मैं नॉर्मल लाइफ, मैं इस दुनिया को बहुत बड़ा मानती हूँ, अपनी दुनिया इंडिया को बहुत बड़ा। और मैं समझ रही ये सब हम जो कर रहे हैं वो आपका शो है तो वो 5-10 करोड़ के लिए है। मोदी और पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी वो 20-30 करोड़ के लिए। इंडिया 140 करोड़ है प्लीज। और वोट करने वाले भी 140 में से हाँ कितने हैं, 50-60 करोड़ है, तो भी आधा इंडिया बाहर है। सो प्लीज, इंडिया बहुत बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं, मेरी ये एक इमेज, ये अंकल जो है बॉम्बे में उसको है, इतना मेरा पे विश्वास है। तो वो मैं जब भी दाऊद का फोन आता है, अरे दाऊद की अफवाह आती है, मैं उसको पूछती, चाचा क्या दाऊद मर गए हैं? तो वो मुझे बता देता है, क्या शीला जी आपने कैसे ऐसे सोचा है, मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब वो जिंदा है अभी? हाँ, तो जब तक हो, जब हो जाता है तो मैं उस चाचा को पूछती हूँ दाऊद मर गया? तो कहते कि मतलब मेरे पास एक सोर्स बचा हुआ है। जी। और एक दूसरा सोर्स भी है जहाँ दाऊद की वाइफ मेज़बिन दुबई में सोना खरीदती थी। अब मैंने अभी उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया है, पर वहाँ भी पूछ सकती हूँ। तो और अपने वहाँ भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स 1-2 हैं जो मुझे एटलीस्ट हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा नहीं है कि दाऊद वहाँ पाकिस्तान में है और हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं एक ऐसे मेरे फ्रेंड को जानती हूँ, स्पाई इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसका 40 बार वो बैंकॉक गए हैं, 40 टाइम्स, हाँ, ड्यूटी पे, और हमेशा पाकिस्तान के सोर्स को मिलते हैं। तो आप सोचो, वो बैंकॉक के एक होटल में अपना एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बैठा है और बैंकॉक पाकिस्तानी आके उसको मिलता है, तो क्या वो दाऊद क्या कर रहा है पूछेगा नहीं? हमें तो जानना है ना दाऊद वहाँ क्या कर रहा है। सो दाऊद की बातें बाहर इंडिया को पता है और इंडिया को बिल्कुल फोकस में है कि उसने क्या किया। तो क्या ये न्यूज़ आर्टिकल्स दाऊद इब्राहिम खुद छपवाते हैं? नहीं, दाऊद नहीं, लेकिन ISI और हाँ सब हमारे वाले, उनके वाले, ये गेम तो चलता रहता है। यस। आज का ये न्यूज़ निकल के क्यों आती है कि उनका देहांत हो गया है? उससे पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि दाऊद को इतने दिन पनाह दी और रखा, वो तो सब इस्लाम के नाम से किया उन्होंने, कि वो इस्लामिक मूवमेंट में उनको मदद करी है। पाकिस्तान के जो इरादे थे देश में करने के, इंडिया में वो लायबिलिटी अभी हो गई है ना। दाऊद की यूजफुलनेस पाकिस्तान को अब नहीं है, इसलिए ये सब अफवाहें आती रहती है। पाकिस्तान में दाऊद का यूज क्या है अभी? यूज पहले क्या था? 93 में जो कराया है वो तो ISI की मदद से हुए ना पाकिस्तान के। मतलब ISI ने एक्चुअली 93 के बॉम्ब ब्लास्ट कॉज किए थे?
इसमें कोई शक नहीं है 1993 में जी। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए बॉम्बे में 250 करीब लोग मर गए और वो हम इंडिया कभी भूल नहीं सकता है। वो पाकिस्तान की मदद से हुए हैं। पाकिस्तान की मदद से टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम सबकी नेटवर्क का यूज़ हुआ है जी। और उसके बदले में और वो सक्सेसफुल हो गए। पाकिस्तान को सफलता मिली उसके बाद गलत इरादों में और उसके बदले में उसको दाऊद को पनाह दी क्योंकि जब दुबई हम सब लिख रहे थे दुबई में दाऊद ये कर रहा है तो दुबई के राजा को तो आज कितना बड़ा है। अभी दुबई तो आप जानते हैं कितना बड़ा हो गया, सिंगापुर और हांगकांग के साथ कॉम्पीट कर रहा है। तो उनके तो ये बहुत दुबई वॉज एक्सट्रीमली एम्बिशियस स्टेट तो नेशन। तो उसने दाऊद को पाकिस्तान ने फिर दाऊद को बुला दिया और पनाह दी एक्चुअली और फिर संभाला उसको, सिक्योरिटी दी कि कोई उसको मार ना दे। अब उसकी यूपी दाऊद इज इन अ वेरी ट्रेजिक, मतलब पैथेटिक्स है अभी उसकी हालत क्योंकि पाकिस्तान उसको चाहता है ना, वो इंडिया आएगा क्योंकि इंडिया में तो उसके सामने पक्का लॉ एंड ऑर्डर लगेगा और कोर्ट में केस चलेगा। हमारे देश ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया 93 में और प्रूव किया है पाकिस्तान का हाथ, इसमें कोई शक है ही नहीं। पाकिस्तान का आम आदमी ये पॉडकास्ट देखेगा क्योंकि अब तक तो मैं तो मानूंगी उनको कह देना चाहिए कि दाऊद को निकालो यहाँ से, हमारे देश से। हमारे वहाँ कोई रह रहा है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ब्रिटेन का क्रिमिनल, अरे फॉर दैट मैटर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हम नहीं रखते, पाकिस्तान क्यों रख रहा है? तो आम आदमी को कहना चाहिए उनको। एक्चुअली उनकी हालत अब कैसी है दाऊद इब्राहिम की, एनी आइडिया? तो जो मेरे सोर्सेज जो कहते हैं कि देखो ऐसा है, 2002 तक तो मैं बताती हूँ कि वो बहुत पैसे कमा रहा था फॉरवर्ड ट्रेडिंग और मुझे उसने बताया था अफ्रीकन नेशन, वन ऑफ द अफ्रीकन नेशंस में रेत एक बहुत कीमती मिलती है, बहुत ही वैल्यूएबल सैंड, वो उसका बिजनेस कर रहा था उस टाइम। मैं जब एक बार उसने मुझे बताया था, मुझे बहुत सही याद है। तो पैसे तो उसने बहुत कमाए। दाऊद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पैसे में और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है हमेशा, पहले से। वो रियल एस्टेट की बहुत ही समझ रखता है, शेयर बाज़ार की भी, और सबसे ज़्यादा तो बैटिंग। उसने खूब क्रिकेट की बैटिंग करी और मेरे पास एक टेप रिकॉर्ड थी जिसमें उसने अहमदाबाद की एक मैच का बैटिंग करा और उसने कुछ बहुत 20-50 करोड़ से ज़्यादा लॉस किया। तो वो मेरे पास टेप, छोटी सी टेप आती थी ना, हमारे वहाँ डिक्टाफोन होते थे, पर वो खो गया, उसकी आवाज़ में था, मैंने इंटरव्यू किया था। वो मैच फिक्सिंग में भी? हाँ, मैच फिक्सिंग मतलब बेटिंग ऑन, बट मैच फिक्सिंग में उनका रोल था। वो पर्टिकुलर एक मैच का मैं पक्का बता सकती हूँ, अहमदाबाद में हुई थी। क्या क्रिकेटर्स भी उनके साथ जुड़े हुए थे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। और ये जो पहले हम जो बातें छापते थे वो सब सही है कि फिल्म स्टार उसको मिलते थे, उसको बहुत अट्रैक्शन था, वो सब उसको मानते थे क्योंकि दाऊद का डर से ज़्यादा उसकी जो काम करने की स्टाइल थी, उसने बहुत ज़्यादा बड़ी नेटवर्क बना दी थी बॉम्बे में। तो क्या है कि आप दाऊद को जानते हैं और मेरा आपसे बहुत नॉर्मल रिश्ता है और मेरा किसी और से भी नॉर्मल रिश्ता है। उसको कभी कोई तकलीफ हो तो मैं कहूँगी तुम रणबीर से बात करो, देखो दाऊद को क्या बोलता है, मतलब ऐसे नेटवर्किंग होती थी। तो मैं खुद इन्वॉल्व ना हो के दूसरों को दाऊद के कांटेक्ट दे दूँ और दाऊद बढ़ता रहता था। अब कह रहे हो कि बॉलीवुड और क्रिकेट में उनका बड़ा नेटवर्क था, प्लस बिजनेस सर्कल्स में। अभी कुछ नहीं है जी, उस वक्त था, उस वक्त 90s में और 80s में। 80s में ज़्यादा, 80s में था ज़्यादा 80s में, फिर 90s में मैच फिक्सिंग का रोल था उनका। ये जो हाँ, भी हाँ, वहाँ दिबोई बैठ के उसने खूब मैच फिक्सिंग, खूब क्रिकेट का बैटिंग किया। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको मैच फिक्सिंग और बैटिंग अलग होती है ना। मैच फिक्सिंग तो आप एक्चुअल क्रिकेटर को करप्ट करके उसको या तो विकेट दे देने के लिए कहा वो ऐसा, पर बैटिंग इज़ डिफरेंट। बैटिंग एक प्रेशर बनाने की टेक्निक है कि बैटिंग मतलब कि ये मैच इंडिया हारेगा या साउथ अफ्रीका हारेगा, उस पे होती है। मैं जो अहमदाबाद की बात कर रही हूँ जिसमें दाऊद ने खूब पैसा खोया था,
वो बैटिंग था और पर वो बैटिंग तो एक एक मैच में 500 करोड़ का होता था, उसमें खोना बहुत बड़ा होता है, मारामारी हो जाती है। ये आप कह रहे हो कि वो उनकी एंटरटेनमेंट थी, उनके जुए की तरह थी। हाँ हाँ, इसको बहुत ही अनकंट्रोलेबल एंटरटेनमेंट था बैटिंग का। एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्शन ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग, और उनकी गैम्बलिंग मैच फिक्सिंग थी, आई मीन बेटिंग थी, बैटिंग थी, जो yes। मैच फिक्सिंग में शायद इवॉल्व हो गई बाद में, परहैप्स। हाँ हाँ, वो भी प्रूव तो हुआ है, काफी कुछ हुआ है। ये इसने टहलका के रिपोर्टर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है उसमें। क्रिकेट के बारे में बात करते हैं मैम, मुझे क्रिकेट और बॉलीवुड एसोसिएटेड विद दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करना है। क्या कहा उन्होंने क्रिकेटर्स के बारे में? क्रिकेटर्स के बारे में कुछ कहते थे, मतलब इन्फिल्ट्रेशन थी? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग, एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं अब जो क्रिकेट खेलते हैं IPL में, इंडिया के लिए। आई नो हाउ कंट्रोल्ड द लाइफ इज, ठीक है? और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पेरेंट्स की जनरेशन अब क्रिकेट नहीं देखती और उनकी एक्सक्यूज ये है कि नहीं सब फिक्स्ड होता है, पर असलियत ये है कि सब फिक्स नहीं होता। आज के ज़माने में क्रिकेटर्स पर बहुत प्रेशर होता है। क्रिकेट हैज बिकम वेरी क्लीन्ड अप इन मेनी वेज एज अ स्पोर्ट अकॉर्डिंग टू मी। आई एम श्योर कि एक पॉइंट में स्पॉट फिक्सिंग होती थी, मैच फिक्सिंग होती थी, डेफिनेटली होती थी, कोई सवाल ही नहीं है। और आपको पता है अफ्रीका में तो एक कमीशन बिठाया गया था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, याद है ना? जी हंसी क्रोने जी वाला। जी जी। सो होती थी, और दाऊद ने खुद मुझे कई बार बताया हुआ है, कोई क्या? एक दो बार नहीं, कि पूरी नेटवर्किंग थी यहाँ पे, सट्टा लिया जाता था, आम आदमी जुड़े हुए थे, मतलब शेयर बाजार के, हीरा डायमंड मार्केट के सब लोग फ़ोन करके एक फिक्स जगह पे अपनी बेटिंग लगाते थे, तो होता था। और ये कोई टोटल क्रिकेटर्स उस समय उससे परे थे ऐसा नहीं कह सकते। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कुछ इन्वॉल्व थे। हाँ, कुछ कुछ इन पर सारों को पता था क्या हो रहा था। सारों को आई पता डोंट था। थिंक कोई इतना भोला और इतना अनअवेयर था, सबको पता था क्या हो रहा है। क्योंकि क्या है, होटल तो एक ही थी जहाँ पे ये फिक्सर कहीं घुस जाते थे जो गलत काम कर रहे थे, सब पता था, सबको सब कुछ पता था। बट कुछ नहीं इन्वॉल्व होते थे, कुछ हो जाते थे। मतलब जिनका मॉरल कंपस, एथिकल कंपस तगड़ा था, उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना था। आई एम श्योर देयर वर मेनी क्रिकेटर्स हु मस्ट हैव डिनाइड। उसमें ऐसा है थोड़ा, उस जमाने में एक डर भी था, हाँ, लेट मी टेल यू, कि किसका? दाऊद का और दाऊद की गैंग का, कि ये लोग परेशान करेंगे, मान जाते थे, ये भी था। सब कोई पैसे के लिए किया होगा वो भी नहीं है, मतलब डर की वजह डर से का भी भी था, उस जमाने में था। तो क्रिकेटर्स को दाऊद जब यहाँ था तब और दुबई में था तब, प्रॉब्लम ये थी नेटवर्किंग की। मैं यही कह रही हूँ आपको। आपको पता है जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, संजय दत्त आपको याद है ना, जी जी कि जी। उसने AK-47 अपने घर में रखी थी, उसके लिए उसको जेल जाना पड़ा 15 साल, कितना लंबा उसका चला। उसमें एक आदमी जो जिसकी गाड़ी यूज़ हुई, एक आदमी जिसने ड्राइविंग किया, एक आदमी जिसने डिक्की में उस गाड़ी में रखा, वो सब भी गए अंदर जेल में, और उन पे भी काम चला। तो मैंने उसमें से एक आदमी को पूछा कि आप कैसे दाऊद से इन्वॉल्व? देखिए बहन, वो तो इंडस्ट्री में है, तो हम तो कभी बात करने का मौका हो ही जाता था, तो कनेक्ट हो ही गए ऐसे। तो ये सेग्रीगेशन इतना नहीं होता है क्राइम और नॉर्मल इंडस्ट्रीज का और ऐसे। ओके, तो एक लेट्स गो वन लेयर डीप। बेसिकली दाऊद इब्राहिम एक बिजनेसमैन थे और एक थोड़े से ग्लैमर ओरिएंटेड इंडिविजुअल थे। क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों फेम और ग्लैमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। नहीं, दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल माइंडेड बिजनेसमैन है। हाँ, ओके, क्रिमिनल time, माइंडेड हाँ, बिजनेसमैन। कि वो डरा सकता था, वो काम कर निकलवा सकता था। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, इसी में आपको बहुत काम आएगी बात। 88 में दुबई गई, 3 दिन दाऊद के साथ लंच लिया। थर्ड लंच पे उसने मुझे बात समझाया, मना, फिर इंटरव्यू मिला। वो इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग उसने स्टोरी बताई। स्टोरी जैसे वो बोला वैसे मैंने छापी। छापने के बाद आप नहीं मानेंगे रणबीर, 88 की बात है, मुझे बॉम्बे के रिचेस्ट ऑफ रिच रियल एस्टेट इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वाले, ओहो कितने फ़ोन आए हैं। इट वाज अ जॉल्ट इन माय लाइफ कि सबको दाऊद के कनेक्शन चाहिए था। क्यों? काम करवाने के लिए।
क्योंकि दिस इज प्री लिबरलाइजेशन प्री इंडिया। लिबरलाइजेशन, और उस टाइम पुलिस को भी पैसे देने पड़ते थे। दाऊद करवा सकता है ऐसी इमेज के कारण, और दाऊद का एक करिश्मा था, एक मिस्ट्री, एक्स फैक्टर था उस टाइम में। तो गुजराती में मेरा वो इंटरव्यू आया था अभियान मैगजीन में, और उसके बाद करीब मेरे ख्याल से 2-3 महीना मैं फ़ोन उठाती रही। वो उस टाइम तो लैंडलाइन थी, कि जिसमें तो एक बिल्डर नाम था शायद, थाना वाले का, तो बोले कि बहन मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मेरी ये ज़मीन खाली नहीं हुई, प्लीज़ अभी दाऊद का नंबर दे दीजिए, मैंने सब पैसे लगा दिया है। ऐसी ऐसी बातें, मतलब डेस्परेशन टू डू बिजनेस, एंड इन दैट बिजनेस दे वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल। क्योंकि तब ईज तो ऑफ बिजनेस भी तो नहीं मैं, था हाँ, और डेंजर भी था, मतलब प्रोटेक्शन भी चाहिए थी और बिजनेस तो में एक लुब्रिकेशन। एक वन सॉर्ट ऑफ पीपल ऐसे आए, एक ऐसे आए जिसको दाऊद के लोगों ने धमकी दी थी, मुझे पूछे कि आप कहिए दाऊद को कि हम तो इसमें नहीं है, हमारे बेटे को परेशान वो कर रहा था, इसलिए हमने दाऊद वाले ऐसे सब। इतना पूरा एक पूरा एक सोसाइटी का मुझे एक पिक्चर मिला दाऊद के आने के बाद। और ये बताती हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा, ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि वाई यू आर मीटिंग क्रिमिनल और वाई आर यू गिविंग पब्लिसिटी टू इट। किसी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे क्रिमिनल को मिलने के बाद मुझे ये लोग ऐसे पुश कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं। मैंने किसी को भी दाऊद का नंबर भी नहीं दिया, ना मैंने दाऊद से बात की, ना कांटेक्ट कराया, लेकिन बता रही हूँ कि ये सच्चाई है। और लोगों को बड़ी, क्योंकि कोर्ट एक, मैंने तो क्राइम इतना रिपोर्ट किया है, मैं मानती हूँ 2 चीज़ है प्रॉब्लम में। एक है कि ये कोर्ट जो इंडिया की है वो इतना टाइम लगाती है केस तय करने में, वो मेन रीज़न है कि क्राइम बढ़ता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो पुलिस है उसको पॉलिटिशियन और हमारे जैसे प्रिविलेज्ड पीपल काम नहीं करने देते, करप्ट करते हैं। अगर पुलिस किसी की भी इन्फ्लुएंस के बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो करने दे, तो दाऊद जैसे लोग पैदा ही ना हुए। पर आजकल नहीं पैदा हो रहे। नहीं, आजकल भी नहीं हो रहा है, उसमें भी आज भी प्रॉब्लम है इंडिया में। कोई आप वो स्टेट पे डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। कुछ एरियाज में काम अच्छा हो रहा है, कुछ में नहीं, पर फिर भी पुलिस स्टेशन में पहचान की ज़रूरत तो होती है आज भी। कोई सवाल ही नहीं है, प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहा है। और रादर आजकल तो क्या हुआ है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। आपको एक बात बताती हूँ, पुलिस हर एक रियल एस्टेट के जो बिग शार्क्स हैं, बड़े बड़े लोग जो 500 एकड़ ज़मीन लेके बैठे, 500 करोड़ रुपया की ज़मीन लेके बैठे था, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, बिग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, वो उसके एरिया के पुलिस वाले को ऑलमोस्ट अपनी ऑफिस का एक्सटेंशन कर देते हैं। हर एक बिल्डर का पूरे देश में लोकल एरिया के जो पुलिस होती है वो उसको वो संभाल के रखता है। और वो मतलब गुजरात हो या महाराष्ट्र, आज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शांत लगती है, क्योंकि वो लोग शांति से एक दूसरे से काम करते हैं। बिल्डर का काम होता है पुलिस का मदद कुछ चाहिए तो वो पुलिस शांति से करते हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कोई बिल्डर जिसकी पुलिस में पहचान ना हो, आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो इनको यूज मिसयूज जरूर पड़े वैसे कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ होती है देश चलाने में, बहुत बड़ी। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट ये सब कहते हैं, कुछ नहीं। डेमोक्रेसी इज़ गुड और बैड, इट डिपेंड्स व्हेन एक इंसान, आम आदमी, अभी आप मेरे को कुछ अन्याय करो, मैं इस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाऊँ और आपके खिलाफ जो कंप्लेन करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, फिर चाहे तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो। तो मैं अभी भी एकदम हाईली हाइपर एक्टिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं बराबर इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, स्टालिन, पिनराई विजयन, ममता बनर्जी, ये सब, और योगी, सबको डेली उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वे बराबर ध्यान से वॉच करती हूँ, पढ़ती हूँ। और मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ देश का पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है, देश की अपने समाज कहाँ जा रहा है। मैंने इसी शो पर
एक फॉर्मर कमांडो को पूछा था कि मोदी गवर्नमेंट एक कमांडोज का यूनिट क्यों नहीं भेज देती कराची में टू टेक आउट दाऊद इब्राहिम। देखो ऐसा है, मैं खुद नहीं मानती हूँ कि क्या अमेरिका ने जिस तरह से ओसामा को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ऐसी की तैसी मतलब इग्नोर करके जो घुस के मारा, मैं नहीं मानती हूँ जी। इट हेल्प्स, इट डजेंट हेल्प। ये एक दूसरे की इनसिक्योरिटी कंट्री की बढ़ाता है। मेरे हिसाब से दाऊद, अब हमने पहले ही बात की, दाऊद ने एब्सोल्युटली गलत किया पाकिस्तान में जाके। पाकिस्तान ने उससे भी बड़ी चीटिंग करी है, गलत करा है, इस होपलेसली अनडिप्लोमेटिक वे के जैसे रखा है, क्योंकि पूरे दुनिया में कोई किसी के मोस्ट वांटेड को इस तरह से पनाह नहीं देता है। वो तो इट इज़ जस्ट टेलिंग स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो कभी हमारे से सीधा व्यवहार नहीं करना चाहता है। मतलब मैं पाकिस्तान के लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं उसकी राजनीति चलाने वाले के लिए कह रही हूँ। तो मैं आपका कह रहा ये था कि क्यों हम वहाँ जाके नहीं मानते, तो पहले तो मैं तो उसकी सपोर्ट में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत छोटा आदमी हो गया है, आप समझो। क्योंकि आप तो छोटे हो और हमारी यंग प्रजा, वो दाऊद एक जमाने का आदमी था, अब उसमें दम भी नहीं है और उसकी कोई पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं है, हमें भी नहीं होने। हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि उसको सज़ा मिले, क्योंकि उसको कन्विक्शन हो गया है इंडिया के कोर्ट में। लेकिन तो वो मैं तो नहीं मानती हूँ कि उससे कोई फ़ायदा होता है। उनके पास अभी भी पावर है, पर मैं नहीं मानती उसके पास कोई पावर है। वो तो गुलाम हो गया ना पाकिस्तान का। नहीं मतलब वो पाकिस्तानी के वो पूछे बिना शाम को रात को आइसक्रीम नहीं खा सकता है। पर बहुत अमीर है। हाँ अमीर तो बहुत हाँ, ज्यादा है। पर उसका क्या मतलब है, पैसे का क्या करना है? अब तो पाकिस्तान नाम की जेल में हो ना। हाँ, वो एक वो वहां बैठ के कह सकता है कि मोदी दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है। ओके, यू फील कि current government has made our country much safer than what it was? Have they had a role? सो हमारा स्टेट नेशन स्ट्रॉन्ग नेशन है, वो फीलिंग तो करंट गवर्नमेंट ने बहुत दी है कि यू कैन टेक अस फॉर ग्रांटेड, ऐसे वो तो दी है। और इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइज क्राइम के डेथ में रिजल्ट हुआ है। दबंग लोग हैं अभी भी, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। जी। पर जो हमने खुद दाऊद इब्राहिम के टाइम का, करीम लाला के टाइम के क्राइम को रिपोर्ट किया है। जैसे मैं पहली बार जब दाऊद को मिली तो मेरे आंखों पे पट्टी बांधी, फिर हमको गाड़ी में रखा, फिर मैं और मेरे हस्बैंड कांति भट्ट साथ में गए थे। वो वैसा सब अभी नहीं हो रहा है। ये 80s की बात है। हाँ 80s के, Early 80s? 81 में आई थिंक। अगर कोई भी हुसैन जैदी की बुक्स पढ़ेगा, एक बहुत क्रेजी फिल्म दिख जाती है उसी बुक में। आपने पढ़ी है हुसैन जैदी की बुक? नहीं, मैं तो इंग्लिश क्राइम थ्रिलर पढ़ी नहीं है। ओके। जिंदगी में इतना टाइम नहीं मिला भाई। ये 19 को शादी हुई, 20 को तो मदर हो गई, 21 साल में तो, और इतनी मेहनत करी, और करीब 10 साल तो 2 जॉब करी। 2 जॉब, 1 जॉब नहीं, 2 जॉब। और उसके बाद तो कोई, पर 20 साल तक बहुत पढ़ा है। पर मैंने गुजराती लिटरेचर और ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली, मलयाली एंड मराठी पढ़ा, 3 लिटरेचर दूसरी भाषा के, और मेरा वाला बहुत पढ़ा। रादर फिक्शन इतना पढ़ा कि एक प्रकार की पर्सनालिटी उसके कारण बनी है। जी। पर नॉट आफ्टर 20, फिर तो जर्नलिज्म किया। पर मैंने लोगों की जिंदगी बहुत पढ़ी है। तो इस देश में मेरा बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है। मैं बताऊं, मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस देश में ये है कि भारत देश में गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग कम करप्ट है, और पैसे वाले और अपर क्लास बहुत करप्ट है। बहुत जो गरीब लोग होता है ना, उसकी करप्शन, ये हमारे वहाँ ये भाई दूज का पैसा देना है, लड़की को ब्याहना है, माँ बाप की मरने के बाद जो विधि करनी है, इसमें जाते हैं। पर तो मैं तो अभी भी मानती हूँ, बहुत बड़ा देश में बहुत बड़ी संख्या के लोग आज हॉनेस्ट है। आप सब सुनते हैं ना उल्टा सीधा कि ये देश में नीति नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत मैंने देखे, मुझे बहुत मिले गरीब लोग, मैं तो देख के दंग रह जाती हूँ कि गरीबी के है तो भी क्यों। और एक मैंने देखा, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है गरीब का, उसको पता ही नहीं है कि पैसे वाले हम और आप और सब क्या क्या कर रहे हैं। सो मेरा तो बहुत मानना है कि ये देश गजब का है। दाऊद गरीबी से क्यों निकला फिर?
वो भी नहीं तो गरीबी से मैंने तो कहा निकले थे। कहा सब कुछ सबका ऐसा होता है, पर पहली बात ये कि दाऊद इतना गरीब भी नहीं था, कोई गरीबी से नहीं निकला है। मतलब लो मिडिल नो क्लास थे नो वो। नो, हाँ उसके फादर की तो जॉब थी वो पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर में। थे। वो उसको बहुत लग गया था चोट कि उसके फादर पे करप्शन का आरोप लगा और उसको सस्पेंड किया था ना, वो दाऊद को बहुत दिमाग में लग गया था। बहुत कुछ पूछना आपसे मैम, इससे रिलेटेड, क्राइम वर्ल्ड से रिलेटेड, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड। एक पूरी जनरेशन उस फेज के बारे में जान रही है आप जैसे लोगों के थ्रू। सो आई एम वेरी मच एंजॉइंग दिस पॉडकास्ट। पर अब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है एंड वील बी बैक आफ्टर द ब्रेक। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। आपका स्वागत है फिर से दोस्तों। मैम आपका स्वागत है फिर से। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ मुंबई ब्रीफली, ताकि जो यंग लिसनर्स हैं उन्हें थोड़ा पता चले कि एग्जैक्टली मुंबई की अंडरवर्ल्ड की स्टोरी क्या है। एक हाजी मस्तान का फेज था जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन ने निभाया है उनका कैरेक्टर। बेसिकली वो एक स्मगलर थे हाई लेवल के, बट कहा जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम जितने अनएथिकल नहीं थे, इसलिए उनके बीच अनबन हो गई। और मुंबई में आई बिलीव 2 मेन फैक्शंस थी, एक अफगान्स और पठान्स की फैक्शन और दूसरी नॉन पठान्स। आई डोंट नो व्हाट द अदर वन वाज कॉल्ड। करेक्ट करेक्ट। शुरुआत में। और पर देखो रणबीर, एकदम क्लियर कट है। अगर इंडिया में पुलिस स्टेशन और कोर्ट में काम सही होता था और कोर्ट इतना डिले केसेस नहीं करती थी, तो बहुत सारे लोग दाऊद जैसे लोगों के पनाह में नहीं जाते थे। प्लेन एंड सिंपल, इट्स नॉट अबाउट लोग खराब है, लोगों की मजबूरी भी थी कि क्या करें आपको, क्योंकि बहुत सारी कुछ क्राइम तो स्पीड मनी की होती है। देश में करप्शन स्पीड मनी का होता है। मुझे मेरा घर मेरे नाम से करना है, उसके लिए एक हेयर सर्टिफिकेट, वारिसदार वाला सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो उसको पता है वारिसदार सर्टिफिकेट देने वाले को कि 25 करोड़ का घर मेरी माँ या बाप का हो और मेरे नाम करना है, तो उसको पता है कि 25 करोड़ का घर ये सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा मेरा। जी जी तो वो उसमें से 25 लाख, 1 लाख, 10 लाख, उसकी ताकत बोलने की, उस हिसाब से पैसे खा जाता है। मैम ये अथर्व ने स्क्रीन पर एक इमेज पुल अप किया है। ये सब लोग कौन है? यंग ऑडियंस को समझाइए कौन कौन है ये सब लोग। सो दाऊद इब्राहिम तो है ही नीचे, उसके बाजू में छोटा राजन है। तो जब मैंने कहा ना, मैंने 3 बार लंच लिया था, तब छोटा राजन दाऊद के साथ मेरे टेबल पे बैठा था दुबई में। हमने लंच साथ में लिया था उस टाइम। वो ब्रोस थे एक दूसरे हाँ ब्रोस है, एकदम दोस्त थे। हाँ वो उसका था, फिर जानी दुश्मन हो गए बाद में। हाँ और अबू सालिम। हाँ अबू सालिम भी वैसे दाऊद गैंग में था, फिर अलग हुआ। पर इस सब में एक्चुअली आप मुझे पूछो ना, तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी वो करीम लाला था, क्योंकि वो उस ज़माने में आया जब पार्टीशन का हुआ और अफगान होने के बावजूद यहाँ रहा। और क्यों आए थे यहाँ? उसको नहीं, वो उस जमाने में तो जब अखंड मतलब भारत बिफोर पार्टीशन था ना, पर उसमें समझ थी, इंडिया को समझता था वो। मैं उसको 2-3 बार मिली और उसकी 2 वाइफ थी और बहुत ग्रांट रोड स्टेशन के पास रहता था और मैं उसी वहाँ मिली थी। और अफगान लोग अच्छे होते हैं मुझे बहुत पसंद है अफगान लोग। और वो प्यारे होते हैं एक्चुअली, उनकी पर्सनालिटी बहुत प्यारी होती है। हाँ, और वो भी बहुत कंजर्वेटिव पर रिस्पेक्टफुल आदमी था। उसके इंडिया की समझ थी आई वुड से। पर हाजी मस्तान वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मैन। और उसकी क्राइम से ज़्यादा आई वुड से कि उसकी पर्सनालिटी में क्राइम एक पार्ट था। वो सिर्फ क्रिमिनल है ऐसा कह के डिसमिस नहीं कर सकते हो हाजी मस्तान को। मतलब आपने वो मूवी देखी है अजय देवगन वाली? Do you feel they did justice to his character? Which कौन से? Once Upon a Time in Mumbai. वो इमरान हाशमी। देखिए हाँ। तो you felt they did justice to the हाजी मस्तान character?
नहीं, मैंने तो आपको कहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले तो नहीं सर, इनको पता नहीं कोई मिला नहीं है, पर आई एम वेरी श्योर कि उसकी फिल्म बनाने की टीम में तो कोई ना कोई तो ऐसे क्रिमिनल को मिले होंगे। मुझे तो बहुत ही फनी लगता है जब मैं देखती हूँ, तो मुझे जोक लगता है। क्यों? हाँ, नहीं, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है जब आप क्रिमिनल और ऐसे बहुत मतलब इतने डेंजरस लोगों को मिलते हो जिसको इंसान की जान लेने में शर्म ना हो और झिझक ना हो, वो तो बहुत खराब लोग होते हैं ना। ये पर सारे के सारे लोग वैसे थे? सारे के सारे मतलब क्रिमिनल तो थे ही ना। जैसे अरुण गवली को लगता था जिसको ये इंजस्टिस हुआ है, दाऊद को लगता था उसके फादर को इंजस्टिस हुआ है। ये इंजस्टिस बड़ी चीज होती है। आप अन्याय की भावना को ज्यादा अपने अंदर बना के रखो तो कि बहुत। इंतकाम, हाँ इससे हाँ मेरा हाँ हाँ इंतकाम हाँ निकल के आ हाँ रहा है हाँ कि मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, वो बस बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब अरुण गवली को मिलो तब अरुण गवली बहुत गुस्सा आता था उसको। और छोटा शकील तो दाऊद का साइड किक टाइप था। और वो तो दाऊद नसीब वाला था कि उसको छोटा शकील टाइप का मिल गया, क्योंकि दाऊद के फ़ोन भी पहले वो ही उठाता था फिर दाऊद को देता था। ओके। पर ये दाऊद का जो एक इमेज बना के रखना था, उसमें छोटा शकील कंट्रोल, वो उसका मार्केटियर था। इमेज मेकर था। हाँ, मतलब उसको संभालने वाला था। और ये कौन है? हाँ, ये तो एक्चुअली टिपिकल फैमिली मैन जिसको समझ आया, जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना बॉम्बे 47 के बाद कैसा हुआ। ये वर्दा भाई वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अ, देखो इंडिया में कुछ भी कहो, इंडिया कभी नहीं बदलेगा इस मामले में कि इंडिया में कम्युनिटी लिविंग का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है कि आप पंजाबी है आखिर तो मैं पूछ ही लूँगी कि आप क्या है, आप मुझे पूछ ही लोगे मैं गुजराती हूँ। जी। और ये कैमरामैन में से 15 मिनट बात करेगा मैं जान लूंगी कि ये मराठी है। ऐसे आपके ड्राइवर से बातें कर ली आज मैंने, मिस्टर यादव से। जी जी जी, मुझे दुर्गेश भाई। पिकअप करने आया था और तो सब पूछ लिया कि आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव का क्या होगा, और अरे सॉरी अखिलेश यादव का क्या होगा और सब। जी तो ये कम्युनिटी लिविंग वाला हमारा मामला बहुत जरा टेढ़ा मेढ़ा है। जी। तो वर्दा भाई वॉज अ कम्युनिटी लिविंग की प्रोडक्ट, जो तमिल लोग जो उस समय 47 के बाद जो लगातार इन्फ्लक्स इन बॉम्बे था, जो एक जमाना था लोग कहते थे रोज के 10,000 लोग आते थे, कभी कभी 10,000 इंटरनल माइग्रेशन होता था। तो वर्दा भाई वो वांटेड टू बी द बॉस एंड अ डॉन ऑफ अ तमिल पीपल इन बॉम्बे, मटुंगा सायन एरिया में जो आके बसते थे कोई भी, क्योंकि तमिल आदमी होगा वो थोड़ी मराठी के पास जाएगा, या उस टाइम जिसको तो एक जनरेशन लगती है नई पीढ़ी को नई भाषा सीखने की। आप चेन्नई में जाके बसोगे तो आप तमिल सीखने को आपको कितने साल लगेंगे, आपके बच्चे ही सीख सकेंगे। तो ऐसे ये सब उसमें भी है क्रिमिनल कि जो फिर दादागिरी से काम सीधे कोई काम ना करे तो। और उस जमाने में बहुत बॉम्बे तो बहुत बहुत बड़ी शहर है ना, तो वहाँ हर एक ये मैं कितने सारे बॉम्बे में जानती हूँ जो घाटकोपर में रहते हैं और दरिया सी नहीं देखा है। लोग अंदर इतने बिजी थे काम करने में, जिंदगी बनाने में, कि जाके चौपाटी बैठने का टाइम नहीं होता है। जी। आप आज भी जाओ तो आपको काफी इंटरव्यू ट्राई करो उठे लोगों का तो नहीं देखा है सब। तो तमिल लोग अगर आके कहीं एक एरिया में फिर वो कोई घूमते नहीं थे। करीम लाला की फैमिली अभी भी है बॉम्बे में? नहीं अभी तो नहीं पता है, पर मैंने कहीं एक इंटरव्यू पढ़ा था उसके भतीजे के बेटे का। वो कहाँ है? पर दुबई नहीं यहाँ पढ़ा था। है? बॉम्बे में? नहीं उसको भी 20-30 साल हो गए, पढ़ा था मिड डे में ही आया था आई थिंक। हाजी मस्तान के बारे में बताइए मैम, मतलब उनको लेकर इतनी हाइप क्यों है? देखो सबसे पहले तो हाजी मस्तान का एक बहुत अच्छा घर था यहाँ सोफिया कॉलेज की गली में। आपने देखा है उसका नहीं घर? मैम। हाँ, मैं उसको वहाँ मिलती थी, ब्रिज कैंडी बेंजर, और वहाँ से जाइएंगे ना। मतलब हाँ। हाजी मस्तान को लेकर हमारी इंप्रेशन सिर्फ उस मूवी से फॉर्म्ड है, मेरी पूरी जनरेशन नहीं के नहीं, लिए। एक तो वो 6 फुट था, बहुत ऊंचा था, और उसका घर बहुत इंटरेस्ट है उस पे। वहाँ बाहर लोग बैठे ही रहते थे। ये हाँ यही यही हाँ, और मैं उसमें नीचे जाके बैठती थी।
हाँ, मजा ये आता था ऐसे सब रिपोर्टिंग में कि जो उनको मिलने आए ना वो हमारी स्टोरी होते थे। आप समझ आप देखो, सबसे इंटरेस्टिंग ये डॉन लोग या इवन पैसे वाले लोगों में ये है कि जो जो लोग उसके पास सबसे उनसे काम कराने आते हैं ना, एमपीज एमएलएस, सबसे इंटरेस्टिंग उनका ड्राइंग रूम होता है। वहाँ बैठे ही रहते हैं 6-6 घंटा 10-10 घंटा वेट कर रहे। उनका अपनी लाइफ की स्टोरी इतनी प्रॉब्लम वाली होती है। बेटा चल जेल में घुस गया है, कोई केस नहीं हुआ है, 10-10 साल से अंडर ट्रायल है, ऐसे सब तो सब यहाँ आते थे। मैं वो देखने और मिलने जाती थी। जी। और और दूसरा ये था कि उस जमाने में हाँ, हाजी मस्तान ने बहुत सीरियस कोशिश की थी एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करने के। जो दलित, वो कह रहा था कि मुस्लिम और दलित अगर एक साथ हो जाए, मजदूर गरीब वर्ग, तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। पर वी डिडंट सक्सीड। कॉन्टेक्स्ट दीजिए, मतलब थोड़ी सी उनकी बायोग्राफी के बारे में हल्के से बताइए कि किसका? हाजी मस्तान, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये नाम सुना है, तो पीपल लिटरली डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ। अगेन मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो आई बिलीव हैदराबाद से आए थे मुंबई, और स्मगलिंग में बहुत पैसे बनाए और थोड़े एथिक्स थे एज अ क्रिमिनल, और फिर एंड में पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने की कोशिश करी, एंड समवेयर अलोंग द लाइन वो दाऊद इब्राहिम के एक मेंटर थे इन अ वे। हाजी मस्तान का मुझे ये याद है, मैंने इंटरव्यू लिए हैं, वो तो 35 साल हो गए, मैं ज़्यादा हो गए। पर उसका इंटरव्यू मैंने कवर स्टोरी था चित्रलेखा या अभियान मैगजीन में। पर ये ना, ये आदमी था जो डरता नहीं था। काफ़ी क्रिमिनल की भी अपनी अपनी शेड्स होते हैं। काफ़ी क्रिमिनल बहुत डरपोक होते हैं कि आपको, अगर आप होशियार है तो आपको पता चल जाए साला एक नंबर का डरपोक है, एक नंबर का डरपोक है, ऐसे पता चल जाए। लेकिन ये डरने वाला आदमी नहीं था, इसमें हिम्मत थी, कुछ अलग टाइप की हिम्मत थी। और जो एक बॉम्बे जो अभी बढ़ रहा था आगे और बड़ा बन रहा था, उसमें उसने, और ये काम भी कर रहा था ना ये पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में, तो वहाँ भी उसमें लीडरशिप की क्वालिटी थी। जी। हाँ। और ज़्यादातर उसने मर्डर्स के उसके मुझे याद नहीं है केसेस, पर स्मगलिंग में बहुत बड़ा नाम था। मतलब डिडंट किल टू मेनी, हाँ, ओनली मेड मनी। he made money, yeah, but compared to Dawood, nobody has made money this big. Dawood made a big money. कितना मनी? एक जमाने में लिखा था इंडिया टुडे में, तब 1500-2000 करोड़ लिखा था, जो 30 साल पहले का आर्टिकल है। 2000 करोड़ 30 उस साल जमाने पहले? में, हाँ। मतलब अब एटलीस्ट इंडिया 5000। टुडे की फिगर याद है मुझे। आई एम श्योर दैट मनी वुड हैव और मल्टीप्लाइड। नहीं, पर उसका पैसा ज्यादा तो फिर पाकिस्तानियों ने भी दिया होगा ना, इतना बड़ा काम कर रहा था उसका। और उसकी हयात होटल थी ना जी। उसमें भी उसने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ग्रैंड हायट? नहीं, यहाँ नहीं, कराची और दुबई में। ही वॉज क्लेमिंग दैट, हमें पता नहीं है कि आज के ज़माने के बिजनेसेस में दाऊद इब्राहिम एज एन इन्वेस्टर हैं सीक्रेटली? आई हैव नो आइडिया। मैं आपको यही कह रही हूँ, मेरा थोड़ा सा एक लिंक है जो बॉम्बे में, बिकॉज ऑफ माई कंसिस्टेंट राइटिंग, उसने मेरे से थोड़ा सा है। बाकी मुझे नहीं पता है। ओके। अभी ये क्या कर रहा है नहीं पता है, किसी को ऑथेंटिक नहीं पता है, पर इज सो इरिलेवेंट कि क्या कर रहा है कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। अरुण गावली के बारे में कुछ कहना आपको? नहीं, उनका क्लेम टू फेम क्या है? हाँ नहीं, एक पूरे लेबर क्लास में गरीब लोगों का काम करता था वो। रॉबिनहुड। हाँ, रॉबिनहुड टाइप। एंड बहुत फास्ट और थोड़ा ब्रूटल था। उसकी एग्जीक्यूशन ब्रूटल थी। जैसे? नहीं, काम करने का तरीका, और बहुत हार्श था आदमी। क्या किया तो? बिहेवियर में वो गवली चाल में रहता था, दगड़ू चाल आई थिंक, हाँ। और उसकी एम्बिशंस थी बड़े आदमी बनने की, मतलब दगड़ी चाल में रहता पॉलिटिक्स में घुसना था उन्हें? हम दगड़ी चाल में उसको मिलने जाते थे तो एक डर का वातावरण था कि बहुत अलग जमाना था वो अभी कुछ ऐसा रहा नहीं है। ये देश बदल गया है और शहर भी बदल गया है।
उनकी राइवलरी थी बहुत ज्यादा, बहुत दाऊद के ज्यादा। साथ? नहीं, दाऊद के साथ भी और लोकल भी गैंगस्टर्स बहुत थे उस समय। 10 से 15 गैंग थी रणबीर, और हर एक गैंग के साथ एक बिल्डर, एक पुलिस ऑफिसर, सब जुड़े हुए थे। एक लोकल, पॉलिटिशियन? हाँ हाँ, पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी, म्युनिसिपल काउंसलर। क्राइम मनी बहुत लोगों के पास था, ब्लड मनी बहुत लोगों के पास था। पर अब वो कम हुआ है। सब सोफे गलत तो अभी भी हो रहा है, पर उसमें सोफिस्टिकेशन आ गया है। मतलब अब अमीर लोग छिप छिप के बिना मर्डर के क्राइम कर रहे सबसे ज्यादा तो आजकल मुझे तुम पूछो ना गलत क्या हो रहा है, जीएसटी में बहुत दपला कर रहे हैं बड़े लोग। जिसको भी चांस मिलता है जीएसटी के पैसे खा जाता है। हैं। ओके। बट हम थोड़े मर्डरस क्राइम फेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपने कहा कि आप जेल के अंदर जाके भी आपने इंटरव्यूज लिए, सीरियल किलर्स के इंटरव्यूज लिए? नहीं, वैसे दाऊद को कह सकते हैं सीरियल किलर। दाऊद का इंटरव्यू मैंने बड़ौदा जेल में एक बार लिया था। वो फुटबॉल, मैं जब अंदर गई तो मैं वो फुटबॉल खेल रहा था, और उसने जो बातें बताई वो मैंने चित्रलेखा में छाप दी थी। जेल का वातावरण क्या होता है? जेल का वातावरण बहुत ही खराब होता है, और ये कोई भी जेल से बाहर आके लिखते हैं नॉर्मल लाइफ, वो गलत बात है। वो ऐसे ही वाइट वॉश कर रहे हैं। जेल में अच्छे अच्छे वो कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रही ये है, पर अभी भी क्राइम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और उसके अंदर तो पुलिस भी जेल में रहते हुए जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी मिसयूज़ करती है, और जे वो भी करते हैं। और यूपी में तो हर 6 महीने में एक फ़ोटो आ जाती है जिसमें जेल में पकौड़ा कड़ी ये वो सब चिकन मटन खा के सब पार्टी मना रहे हैं, सब हो रहा है। जेल तो अपने देश की वही नरक है। बहुत ही बुरी हालत है मेरे हिसाब से। अभी भी मिसयूज़ हो रहा है जितना। और कुछ लोग तो जेल में अपने को सेफ मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अंदर है तो पकड़े नहीं जाएंगे। जेल में सुधार हुआ है, काफ़ी लोग सुधार लाते भी हैं, लेकिन जिसको गलत करना है वो सब भी कर रहे हैं। जैसे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करी, 90s 80s की ऑर्गेनाइज क्राइम, डी शिवानंदन जैसे लोग आए हैं शो पर, उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने क्लीन अप कैसे किया मुंबई में। एंड हुआ है ना। हाँ, पोस्ट 2000 क्राइम बहुत कम हो चुकी है। आई रिमेंबर दिस इवन इन माई चाइल्डहुड कि एक स्विच हुआ था। पर मैं सोचता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम इतनी बड़ी थी तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उस वक्त। ऑल ऑफ देम डिडंट गो टू जेल, कुछ लोग अभी भी फ्री ही है। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? उनकी क्या मेंटालिटी है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है उनके क्रिमिनल पास्ट को लेकर? और वो शायद मेरे पेरेंट्स के एज के होंगे, रफली योर एज। हाउ डू दे लुक बैक एट दैट फेस? ऐसे काफ़ी लोग हैं, मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बुरा लगता है कि ऐसे ब्रांडाइजेशन कर रहे हैं हम, पर ये एकदम सही है कि रियल एस्टेट में जितना क्राइम हुआ है ना इस देश में 47 के बाद, और ख़ास करके बॉम्बे में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आने के बाद जो हुआ है, उसने ही काफ़ी कुछ क्रिमिनल्स को पैदा किया, क्योंकि ज़मीन कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। एक बिल्डिंग लोअर परेल में आज बना हो 25 फ्लोर से ज़्यादा वाली, उसमें एक ही बिल्डिंग में से आप 300 करोड़ घर ले जा सकते हो। तो 300 करोड़ रुपया का प्रॉफिट बनाने के लिए जो ज़मीन उस पे जो लोग हैं उसको हटाने के आप क्राइम करो, फिर बिल्डिंग बन जाए तब म्यूनसिपैलिटी में सब सर्टिफिकेट के लिए क्राइम करो। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट ने सबसे ज़्यादा समाज में और पर्टिकुलरली बॉम्बे में क्राइम करवाया है। रियल एस्टेट में मैं काफ़ी, और रियल एस्टेट एजेंट से लेके जो ज़मीन के सौदे करने वाले हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट करने वाले, ज़मीन का सबसे पूरे देश में ज़मीन का बहुत बड़ा फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, सट्टा होता है। तो जो म्यूनसिपैलिटी हर एक अपने देश में हजारों म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो है, उसमें एक हर एक शहर का अपना अपना प्लानिंग बनता है। वो उसको सब हथिया लेते हैं, उसमें जान लेते हैं कि यहाँ से रास्ता बन रहा है, यहाँ से ट्रेन आनी, मेट्रो बन रही है, और उस पर सब दादागिरी से वो ज़मीन को
खरीदने के, वो एरिया में वही स्टेशन के नज़दीक सब एडवांस में ज़मीन ले लेते हैं और फिर उसको सब गलत करने के लिए करप्शन होता है। सबसे ज़्यादा करप्शन ज़मीन का है, जो महाभारत का कारण था, महाभारत बनने का ज़मीन। दुर्योधन ने कहा था ना, एक सुई जितनी भी ज़मीन नहीं दूंगा, तो ज़मीन ही है सब। आज भी वही है। मुंबई में भी वही है। पर करप्शन पहले एक्चुअल ब्लड क्राइम होता था, आजकल पैसा है। मतलब जैसे लोअर परेल में इतनी सारी टेक्सटाइल मिल की जमीनें निकल गई, किसने तो पैसा खाया ना। क्यों, आप ही सोचो, एक जमीन है और सरकार को पता है कि जैसे ही वो साइन करेंगे, वो बिल्डर को 500 करोड़ मिलना है, धंधा करेगा 500 करोड़ का, वो आप सोचते 5 रुपया भी लिए बिना वो साइन करेगा? ऐसा तो हमें आता नहीं है समझना, इतनी नीति देखी नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर एक चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरा घर है, मेरी माँ का था, मुझे मिल रहा है 5 करोड़ का घर है। वो जिसको मैं उसके लिए लीगल प्रोसेस में जाती हूँ, उसको भी पता है ना कि ये बिल्डिंग का एड्रेस क्या है और वो बिल्डिंग में अपार्टमेंट कितने हैं। वो नहीं करते। हर जगह क्राइम होता है और जिसके बड़े स्टेक होते हैं फिर वो उनको क्राइम ज़्यादा करना होता है। जैसे मेक्सिको में, कोलंबिया में ड्रग कार्टेल्स थे, उन्होंने ड्रग्स के थ्रू पैसे बनाए क्योंकि अमेरिका में बेचते थे। उसी तरह जो भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड था हमारा, उनकी मेन इनकम रियल एस्टेट से आती थी, आई एम अज्यूमिंग, राइट? मुंबई में अंडरवर्ल्ड मतलब जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था, हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक, अप टिल अबू सालिम, जो भी, उन्होंने अपना मेन पैसा रियल एस्टेट में बनाया? नहीं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स? नहीं, रियल एस्टेट में भी बना, नहीं, सोने में बनाया ना। आप भूल गए सबसे बड़ी बात, गोल्ड स्मगलिंग तो एक अपना ही, उसका तो एक किताब सचमुच मैं ही लिख सकती हूँ। गोल्ड स्मगलिंग बहुत बड़ी चीज़ है। सुनिए, जो हम एक्चुअली अच्छा सब्जेक्ट निकाला, ज़मीन का मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ, लेकिन सोने में भी बहुत हुआ, क्योंकि अपने देश की औरतें को पता नहीं क्या हुआ है, सोना बहुत चाहिए अपने देश का। अपने देश की भूख बहुत है सोने की। सोने की इम्पोर्ट ना करें हम तो बहुत अच्छा हो देश के लिए। पर दुबई से सोना लकड़ी आती है, आपको पता है, बहुत बड़ा हुआ उसमें क्राइम बहुत हुआ, क्योंकि ड्यूटी फ्री चाहिए, स्मगल करना है, ताकि तो सोना परवड़ता है। आप आज देखो, आप केरला में साउथ से नॉर्थ वाला रास्ता है, वो जाओ, कितने बोर्ड मिलेंगे। तमिलनाडु में घूमो, कितने बोर्ड मिलते हैं, ज्वेलरी हर जगह। आप यहाँ मुंबई में देखो, मतलब सोने का डिमांड बहुत ज्यादा है भारत में है। और अगर आप लीगली सोने को खरीदोगे तो बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए लोग इलीगली खरीदते हैं। तो ब्लैक मनी जो है ना, पूरी इकोनॉमी, उसने भी तो क्रिमिनल पैदा किए, दाऊद इब्राहिम पैदा किए। तो जैसे ड्रग्स ने किए, पर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट, कि अगर उसका प्रेशर नहीं होता तो दाऊद जैसे लोगों की मदद नहीं जरूरत पड़ती थी। पर दाऊद तो फिर अलग हो गया, एज आई सेड, कि 88 तक 89 तक ये सब था। फिर तो उसके दिमाग पे चढ़ गया इस्लामिक बात और अन्याय हुआ है मुसलमानों को, वो सब। फिर वो पॉलिटिकल भी हो गया और उसको जस्टिस इनजस्टिस की भावना भी हो गई, वो अलग हो गया। फिर दाऊद इब्राहिम के साथ ये क्यों हुआ? मतलब वो पॉलिटिकल आदमी था, पहले से अक्ल थी, शार्प आदमी था, उसको बहुत ही वो मैंने कहा ना आपको कि वो एक मुद्दा लेके एक ही चीज पे 1 घंटा आर्ग्यूमेंट करेगा, इतना आर्ग्यूमेंटेटिव आदमी है था। आई थिंक हम ऑलमोस्ट इस एपिसोड के एंड तक पहुंच चुके हैं। शायद एक कैपिंग ऑफ क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने दोनों पॉलिटिक्स को भी रिपोर्ट किया, क्राइम को भी रिपोर्ट करी है, पर क्योंकि ये क्राइम सेंट्रिक एपिसोड है, आपने क्राइम जनरली और क्रिमिनल्स के बारे में क्या जाना है? कुछ कॉमनैलिटी है सारे क्रिमिनल्स में? पॉलिटिक्स और क्राइम में? नहीं, सिर्फ क्राइम। We're not talking about politics, unless you want to bring in नहीं, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्रिमिनल्स में सिमिलैरिटी क्या होती है? कुछ सेम होता है हर क्रिमिनल में? हाँ, बिल्कुल। मैंने जो हमने पहले ही बात करी, बहुत एक्यूट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है सब में। इनजस्टिस सब में नहीं, और सबको हुआ भी नहीं होता है, परसीव्ड होता है। वो अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं आते हैं, एक ये पूछ रहा हूँ, डर की दुनिया से बाहर नहीं आते हैं।
डर की दुनिया से बाहर नहीं आता। हाँ। मतलब एक इम्प्रेशन बना दिया दुनिया के बारे में कि दुनिया ही खराब है हाँ। और इसलिए मैं यहाँ का मसीहा हूँ। हाँ, ऐसे सोचता। हाँ, एग्जेजरेटेड आइडिया ऑफ सेल्फ, ईगो बहुत होता है। जितने गलत जो ह्यूमन क्वालिटीज है वो सब होती है क्रिमिनल में, और क्या है। एक रिमॉर्स की फीलिंग होती है, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट कभी हैव। नहीं होती, मैंने तो बहुत कम देखा, कभी नहीं देखा। जब आपने जेल के अंदर जाकर क्रिमिनल से बात करी है जो बड़े, बहुत करी है, और रिमोर्स इतने नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है जो इसमें से बाहर आ जाए कि भाई वो गलत था, बहुत कम होते हैं। वो कहने के लिए भी कहते हैं पर होते नहीं है। क्यों क्यों फिर भी वही थॉट्स चल रहे होते हैं कि ये ना इंसान के दिमाग की जो वीकनेसेस हैं, कॉम्प्लेक्स है, वो बदलती नहीं है इतनी जल्दी। किसी भी घटना हो, अभी आपने आज पता है अपने पूरे देश में आज जब हम मिल रहे हैं सबसे बड़ी घटना क्या है। आज एक औरत ने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया जस्ट बिकॉज कि उसका पति जो डिवोर्स लिए है वो उसको ना मिले। अब सोचो कितना क्रिमिनल माइंड है ये। मैं नहीं मानती कि कभी उसको लगेगा, सिर्फ उसको जो तकलीफ होगी पुलिस में इसलिए बोलेगी कि हाँ रिग्रेट है या ऐसा। गलत है ये। बहुत ही इंसान का दिमाग समझना बहुत मुश्किल है। और क्रिमिनल्स जो है समाज में, और जो अभी भी है और पहले भी जो ज़्यादा स्मगलर्स टाइप जो थे, दे हैव नो रिमोर्स। उनको पैसा पैसा बहुत बड़ी चीज़ होता है क्रिमिनल्स की लाइफ में भी। और ऐसा मोह जो लस्ट होती है कुछ, वो बड़ा सबसे ज़्यादा डर है वो। फिर से मैं वही पे आ जाती हूँ, डर बहुत बड़ी चीज़ है। जो डर है ना, जो ज़्यादा डरपोक है ज़्यादा क्रिमिनल बनता है। सर्कमस्टेंसेस भी सब, एक चीज़ यहाँ आ जाती है दूसरी उस पर आ जाती है, फिर उसको कोई मिल जाता है जी। तो उस टाइम का जो बॉम्बे बढ़ रहा था ना, उसने इतने सारे क्रिमिनल्स पैदा किए। मैम कभी कभी पॉडकास्ट के दौरान ना, मान लो अगर मैं मिलिट्री वेटरन से बात कर रहा हूँ, एक वो इंटेंसिटी ट्रांसफर हो जाती है। पर जब आप क्रिमिनल्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हो, उनका इंटरव्यू ले रहे हो, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो जब आप घर जाते हो क्रिमिनल्स के साथ बातें करने के बाद, तो फीलिंग क्या फील होती है? डर्टी फील होता है? नहीं, देखो ये देश गांधी जी का देश है ना, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे अपने भी एक सोच है हमारी, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम सब कोई भी हो, हमारे वहाँ पाप पुण्य का बहुत स्ट्रॉन्ग समझ है, गलत क्या सही क्या। माँ बाप को जो रिस्पेक्ट नहीं देता है गलत, बस हम सोच लेते हैं हम बस गलत। ऐसे पाप पुण्य के बहुत एकदम ठोस हमारे आइडियाज़ हैं। तो उस देश के हम लोग हैं। तो उस देश में अगर क्रिमिनल, जैसे मैं सामने दाऊद बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, एक अंतर रहेगा। क्योंकि हम तो ये सोचने वाले लोग हैं ना कि उसने तो गलत किया ही है। तो नॉर्मल सी तो हो ही नहीं सकती है जो आप कह रहे हैं कि मुझे क्या फील होता है। और सिर्फ ये है कि मैं मानती हूँ कि ये मेरे इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैंने ज़िंदगी में डरती नहीं। मुझे कोई डर नहीं लगता है ना, मैं नहीं डरती। इसलिए 2024 में आप एक इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो। नहीं, मैं नहीं डरती। मुझे कोई डर, कि गलत नहीं करो, सोच संभल के चलो और गलत नहीं करो। और मैंने ज़िंदगी में 1-2 अच्छे डिसीजन जो मेरे हस्बैंड कांदीपट से शादी करी उसके बाद लिए थे, वो मुझे अच्छा लगता है। हमारी शादी मैंने घर से भाग के करी थी। तो फिर हम दोनों गुजरात में एक पालीताना का पर्वत है, होली माउंटेन है, वहाँ गए थे। तो मैंने कसम खाई थी कि हम दोनों ने कहा कि चलो कुछ नया जीते हैं, अच्छा जीते हैं, अच्छी तरह ज़िंदगी जीते हैं, तो हम कुछ अलग करते हैं। और तब हमें ये सब पता था, हम बहुत दोनों पढ़ते थे ना, और कांतिपट तो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि कैसे बॉम्बे बढ़ रहा है, कैसे रियल एस्टेट में क्राइम है, समाज में क्राइम है, ये सब जानते थे। कैसे गुजराती प्रजा एकदम शेयर मार्केट की तरफ जा रही है, कैसे शेयर बाज़ार में 10 रुपया आज लगाओ और कल पब्लिक इशू लग जाए, और वो कल सुबह ही आज लगाया और कल सुबह 300 रुपये का, तो आपको फ़ायदा होता है। 10 रुपया आज लगाओ, कल 300, तो ओवरनाइट पैसे वाले बनो। तो हम दोनों ने कसम खाई थी कि मैं और वो कभी शेयर बाज़ार में शेयर नहीं खरीदेंगे,
तो 79 में खाई थी पर्वत पे विंटर में, और आज तक मैंने शेयर नहीं खरीदा है। हम दोनों ने कसम खाई थी कि लोग जिंदगी में, औरतें पूरे देश में करप्शन जो करते हैं ना, बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग करते हैं, मिडिल क्लास करता है, आप एनालिसिस करो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में फैमिली को सोना इकट्ठा करना है और जमीन लेनी, बस पूरे टाइम यही दो चीज करते हैं। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने 20-30 साल पहले 2000 करोड़ रुपए बनाए थे, 20 साल पहले 25 साल पहले जो भी, बट और किसी ने उतना नहीं कमाया। एक आर्टिकल आया था जी जिसमें ये लिखा था, तब मुझे पता चला, क्योंकि मैंने आर्टिकल नहीं था वो। जी जी जी। तो नहीं, मैं बताती हूँ, हमें पता ही नहीं है ये देश में गलत क्या क्या हो रहा है। कोई अब तो और 15-20 साल से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहा है ये देश में क्या क्या पैसे किसे। वो तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आप जो भी लोग फिजिकली रास्ते पे निकले थे उनको पता है जी उस रात को क्या हुआ था। इस देश की कम से कम एक 20-30 हजार 20-30 हजार सोने की दुकान पे रात को भीड़ लग गई थी, याद है ना आपको? सब पैसे लेके पहुंच गए थे सोना खरीदने जब मोदी ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया। तो उस दिन, और दूसरे कम से कम 1 लाख बैंकर्स ऐसे, बैंक मैनेजर्स ऐसे हैं, सबने नहीं, खास तो पब्लिक बैंक ने नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और छोटी बैंकों ने ब्लैक मनी लेके वाइट कर दिया। जी जी जी। तो आपको याद है, आपको कैसे पता किसने कहाँ कितने पैसे बनाए? मैं उस अरुण गावली, छोटा शकील, उस रेंज के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या होते थे। हमेशा उस जमाने में मैंने देखा था कि ये लोग पैसे बड़े लोगों के पास रखते थे। बड़े लोग मतलब खुद ही अपने घर में या अपने पास नहीं रखते थे। ब्लैक मनी का ही दमा रुआब था तब तो, ब्लैक मनी में ही पैसा मिल रहती थी अर्थव्यवस्था। तो बड़े बड़े सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती पैसे वाले लोगों के पास इनके पैसे रहते थे। इन रिटर्न फॉर व्हाट? इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और कुछ प्रोटेक्शन देंगे आपको, आप ये पैसे रख दो मेरे। नहीं, अपना पैसा रख रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो सब पैसे रख नहीं सकते। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कराते थे, फिल्मों में डालते थे। फिल्मों में इन्वेस्टमेंट कितना आया, बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया डी गैंग ने भी सीक्रेटली। हाँ, मुझे एक याद है, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस, नाज थिएटर का बिल्डिंग था जी, ग्रांट्रो स्टेशन के पास जी। मैं एक बार एक क्रिमिनल के कहने से एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसने मेरी अपॉइंटमेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर से करा दी। क्यों? क्योंकि वो उसमें पैसा डाल रहा था, क्रिमिनल। एक क्रिमिनल ने मेरी मतलब इतना क्रिमिनल थिक था कि पैसा क्राइम से कमा के फिल्मों में डाल रहा था। तो नाज बिल्डिंग में बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर बैठे, बहुत साल पहले की बात है, मैं गई थी, मुझे उस इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ओके, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इस डॉन्स की दुनिया को किस नजरिए से देखता था? डिड दे डिसलाइक इट, काइंड ऑफ डिसलाइक इट? Of course, everyone dislikes them, but जिसमें हिम्मत नहीं है, और ये पैसा भी है ना, जिसको जल्दी पैसा बनाना है वो ऐसे सब गलत शॉर्टकट लेते हैं, क्रिमिनल के पास जाते हैं और करवा लेते हैं काम। I am assuming Bollywood disliked it, but they were forced to tie up with the world of crime. अंदर से फोर्स तब आता है कि जब पैसा कमाना आपका है, आप विड्रॉ कर ले तो नहीं, सब तो नहीं करते थे ना, ऐसा भी तो है, सब तो नहीं करते थे। जैसे आई थिंक तब राकेश रोशन के लाइफ पर एक हमला हुआ था, फिर गुलशन कुमार पर एक अटैक हुआ था, राकेश रोशन पर एक अटैक हुआ था। मैं कह रही हूँ ना, टोटल इन्वॉल्वमेंट था ही, मैं तो ना नहीं कह रही हूँ, फिल्म में, क्रिकेट में, रियल एस्टेट में, लेकिन सबका था ऐसा भी नहीं है, और सब में पैसा बहुत बड़ी चीज थी, मैं वो कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। पर क्या दाऊद इब्राहिम का एक रोल था इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग करियर्स? ये एक अर्बन लेजेंड है कि उन्होंने चूज किया था कुछ लोगों की, इनके करियर्स अभी आगे बढ़ने चाहिए। देखो, जब कोर्ट और पुलिस स्टेशन नहीं काम करे तो दाऊद इब्राहिम फिर से आ जाएगा, बहुत सिंपल इक्वेशन है। ओके, उस टाइम हर एक केस 20-20, 10-10 साल चलते थे, कौन जाएगा? तो ऐसे सब अपनी कोर्ट लेके खोल के बैठ गए, दाऊद अपनी कोर्ट खोल के लेके बैठ गया। तो ही डिड हैव अ रोल
टू प्ले इन अदर पीपल्स करियर्स, कि कुछ कुछ लोगों को ज्यादा पुश किया? पर एक ऐसा भी ये सवाल के जवाब में कहना चाहिए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है। किसी के पुश करने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ खुद की ताकत पे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बात ये है। आपने जाना है हिंदी फिल्म हाँ, इंडस्ट्री के मैंने बारे एक में? देखा, हिंदी फिल्म में कुछ ताकत है। हम्म, नहीं तो देवानंद का बेटा नहीं बन जाता था बहुत बड़ा आदमी। हम्म, देवानंद क्या चीज, गजबनाक। और राज कपूर के तो 3 बेटे थे ना, तो ऋषि कपूर ही थोड़ा, दूसरे तो नहीं, रणबीर कपूर थोड़ा हुआ पर फिर नहीं जमा। और बहुत 50 उदाहरण है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो यू कांट पॉसिबली हैव अ रोल टू हाँ, जस्ट प्रमोट। क्योंकि वो अगेन इंडिया इतना बड़ा है, और जब बहुत बड़ा आपको बनना है, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन या माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी, ये सब किसी ने पुश करने से सिर्फ एक आध बार एक फिल्म चल जाए। यहाँ तो हर फ्राइडे की एग्जाम है। मतलब मासेस डिसाइड करते हैं हाँ एक्चुअली, हाँ, पॉपुलेशन हिंदी डिसाइड करती फिल्म है। में तो कुछ है जादू, डेटिंग होती थी अंडरवर्ल्ड और हिंदी फिल्म? बहुत ज्यादा। बताइए। हाँ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर नहीं, नेम्स। मैं एक बात बताती हूँ, मैं बहुत नहीं जानती हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं जब लिख रही थी तब मुझे जो जाना वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बांद्रा में एक एल्को मार्केट है, वहाँ एक मेरा फ्रेंड रहता था, बिल्डर था, छोटा सा बिल्डर था। जी जी। वो उसको बहुत इंटरेस्ट पड़ता था ये सब, क्या बॉलीवुड गॉसिप? दाऊद और कौन किसको लाइन मार रहा है, ऐसा सब। पर एक्ट्रेसेस भी भाव देती थी क्रिमिनल्स को? ये सब पैसा 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 है, कहीं पैसे का चक्कर है तो सब जाते आते, जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे। पैसा, आप पैसा को पैसा समझ लो, पैसे की हर शेड्स को समझ लोगे ना, तो जिंदगी में रिलेशनशिप भी समझ लोगे, क्राइम समझ लोगे, मर्डर समझ लोगे, सब कुछ समझ लोगे। बहुत हावी होता है पैसा। पॉलिटिक्स में भी है, आज के दिन भी है। पॉलिटिक्स में कितना कुछ हो रहा है पैसे से हो रहा है, पैसे के कारण हो रहा है। पैसा ज्यादा जरूरी है लाइफ में कि पावर? नहीं, पावर पावर ये जैसे मैंने कहा ना कि बॉलीवुड में एक है कुछ कि अपने आप इंसान टैलेंट पे ही अमिताभ या लता मंगेशकर बनते हैं। कुछ कर सकते हो, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा इन्फ्लुएंस लगा दो, नेपोटिज्म कर लो, पर ऐसे पावर है। पावर में आ तो सकते हो आप ताकत से अपनी, पर पावर में रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए फिर पैसा चाहिए। तो आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। और आज भी जो काफी कुछ पॉलिटिक्स जो हो रहा है, वो झगड़ा उसमें पैसे का होता है। जी। ताकि इस पॉडकास्ट के एंड में एक मिठास आ जाए, मैं आपको धीरूभाई अंबानी के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। आपने उनका भी इंटरव्यू लिया है। हाँ, कैसे थे वो? सो बहुत इंटरेस्टिंग था। आप गुरु बॉम्बे देखिए में, आपने? गुरु हाँ देखिए? हाँ देखिए। वाज इट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? वैसे मुझे अभिषेक बच्चन इसलिए पसंद है कि अमिताभ बच्चन के बेटे बनना कितना टफ होता है लाइफ में, तो मेरा हमेशा उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। जो भी इतने बड़े पेड़ होते हैं उसके बीच, इसके नीचे एक पौधे को आगे आना, तो मुझे अभिषेक बच्चन सिंड्रोम बहुत अट्रैक्ट करता है। इस जिंदगी में जो पहला नहीं दूसरा नंबर पे होता है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरा जैसे प्यार उस पे होता है, दिल पे लगता है कि कितना टफ है। जी जी। तो इसलिए मुझे गुरु में मैं जरा उस बहुत ध्यान से देखी फिल्म, पर मैं थोड़ी लिबरल थी उसको सजे, पर आई वुड से कि स्टिल इतना उसने बुरा नहीं किया था। पर मैं धीरूभाई अंबानी की 2-3 बातें इंटरेस्टिंग बताती हूँ। बोलो मैम। एक तो धीरूभाई अंबानी जैसे नरेंद्र मोदी है ना, ऐसे 24/7 बिजनेसमैन थे। और लगातार उसको, वो बहुत इमेजिनेटिव थे, उसको बहुत आइडियाज़ आते थे, ये आइडिया वो आइडिया। उसको बहुत इंटरेस्ट था कि कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ताकि इंडिया पैसे वाला बन सके, क्योंकि कश्मीर बचाने के लिए, और कश्मीर हमारा ही है, उसके लिए जो हमारे सेना को वहाँ जो खर्चा होता है उसको बहुत चिंता रहती थी। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जब मैंने AG कृष्णमूर्ति उनके वहाँ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करते थे, मुंद्रा करके एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फाउंडर, उसने मेरा फर्स्ट टाइम कराया। तो वो कोर्ट बिल्डिंग मेट्रो थिएटर के सामने उनकी ऑफिस थी। जब धीरूभाई अंबानी पहले
कॉटन का करते थे बिजनेस, फिर वहाँ आए टेक्सटाइल में। तो ये बहुत सालों पहले की बात है। सो 6 घंटा बाहर बिठाया था, मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर अंदर फिर जब बुलाया तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। और वो कभी कोई भी सवाल का जवाब देते थे। वो हिम्मत वाला आदमी था, जिगर कहते हैं ना, ऐसा आदमी था। उसके पास बहुत ताकत थी। और नो होल्ड्स बार इंटरव्यू आप ले सकते थे उसका। और धीरू भाई अंबानी की तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे मुझे उसकी बहुत याद है बातें कि वो असली गुजराती था। वो कभी कभी कुछ नहीं बना, गुजराती ही था एक नंबर से। मतलब उसका खाना पीना, उसकी स्टाइल। और वो एक्यूटली, आज तो ये नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी सब बात नहीं करते वो सब। वो उनके पापा अ, बच्चों, इतना बड़ा आदमी था जिसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री और पूरे इंडिया में एक नया दौर शुरू किया। वो धीरू भाई अंबानी एकदम फैमिली मैन था। इतना कि मुकेश और अनिल को हर साल ट्रिप पे ले जाना, वैकेशन पे ले जाना। वैकेशन पे जाते थे तो खाखरा और गुजराती थेपला सब पैक करना। और वो उनको वो, मुझे भी याद है, मुझे भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिखाया था। जो पिक्चर पोस्ट कार्ड आते थे, याद है उस जमाने में? तो वो दिखाते कि यहाँ यहाँ जाऊँ छे, यहाँ जाऊँ छे। और बहुत मेरे मेरे हिसाब से मैंने इतना पैसे वाला, मैं बहुत पैसे वालों को जानती नहीं हूँ, पर जितने पैसे वाले जानते हूँ उसमें मैंने इसके जैसा बच्चों में इंटरेस्ट लेने वाला आदमी, फैमिली मैन, बहुत कम देखे। जितना उसने रिलायंस इंडस्ट्री में ध्यान दिया है, उतना बच्चों को भी साथ ले जाना, उनका ध्यान, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। उस बहुत, मैं बहुत पहले की बात करती हूँ। और मुझे बहुत याद है, मैं धीरू भाई अंबानी की ऑफिस जब मेकर टावर गई कोर्ट में से, तब भी मैं एक बार मिली थी। मेकर टावर नरीमान पॉइंट, तो मेकर टावर 3 आई थिंक। तो उसमें मैं इनका इंटरव्यू कर रही थी और मेरे ख्याल से चित्रलेखा के लिए था या अभियान के लिए, याद नहीं है। तो तब ये दोनों भाई आए थे रूम में। आप मिले थे मुकेश हाँ, अंबानी और अनिल जब अंबानी वो से? दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। वाह। हाँ, और मुकेश का और अनिल अंबानी का भी उस जमाने के इंटरव्यू मेरे पास है, कॉपी है दोनों अच्छा, की। कैसे थे वो तब? बहुत फैमिली मैन थे, नहीं नहीं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। बहुत फैमिली टाइप, पापा से एकदम अभिभूत। और पर धीरू भाई बहुत डिफरेंट आदमी था, गजब का आदमी आ गया। जब हम इनफ लिखा नहीं गया है उसके अंदर की बातें। उनके और आसपास की एनर्जी कैसे थी? एनर्जी धीरू भाई की, मेरे ख्याल से तो ये मुकेश ने तो इतना बड़ा किया, तो रिलायंस को वो 50-100 गुना बना दिया। पर मेरे ख्याल से मैं धीरू भाई को नसीब से सब मिला ऐसा नहीं मानती हूँ। मुकेश का तो भी मानती हूँ कि मुकेश का नसीब बहुत अच्छा था। वैसे मैं मुकेश अंबानी को नहीं जानती हूँ, लेकिन धीरू भाई अंबानी को मैं कह सकती हूँ, जब भी मैं मिली, मैं उससे ज़्यादा गुजराती मिडिल क्लास को इम्प्रेस करने वाला कोई दूसरा आदमी देखा नहीं है मैंने। मैंने 45 इयर्स गुजराती समाज में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं नहीं मानती किसी ने इतना इम्प्रेस किया है। वो आदमी ने सबको सब कुछ बदल दिया, मिडिल क्लास गुजराती को। और एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत सारी धीरू भाई की छोटी छोटी बातें पता है कि ओबरॉय होटल में उनकी एक परमानेंट रूम भी थी। और वहाँ पे वो अटल बिहारी वाजपेयी, लेफ्टिस्ट, लेफ्ट के केरल और कलकत्ता से लेफ्ट के लिए मार्क्सिस्ट लीडर्स, धीरू भाई को मार्क्सिज्म में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब जानने में। और सब बीजेपी के नए नए लीडर्स, उस वो भी नरेंद्र मोदी को, जब नरेंद्र मोदी महामंत्री थे, जनरल सेक्रेटरी गुजरात के, जानते थे। फिर मैं तो बहुत सारे, इतने सारे एडिटर्स की बातें जानती हूँ जो उसको मिलने जाते थे। धीरू भाई अंबानी को शाम को बैठक करने की बहुत आदत थी, और धीरू भाई बहुत वेल इन्फॉर्म रहते थे, क्योंकि पूरे देश के हर एक टाइप के पॉलिटिशियन, ये समाजवादी, ये मुलायम सिंह यादव और सब, उनको मिला। और अटल बिहारी वाजपेयी और धीरू भाई अंबानी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और अच्छे अच्छे इकोनॉमिक टाइम्स का कोई एडिटर मुझे याद नहीं है उस जमाने में कि जो धीरू भाई से इन्फ्लुएंस ना हो।
और इस देश में जर्नलिस्ट को गिफ्ट देना, ये रिलायंस की साड़ियाँ, और फिर डीएम के वहाँ तमिलनाडु में भी स्टार्ट किया था पॉलिटिशियनों ने जर्नलिस्ट को देना, और उसी समय यहाँ हम जर्नलिस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साड़ियाँ देते थे रिलायंस वाले। विमल साड़ी, विमल ब्रांड था उनका। तो इन शॉर्ट धीरूभाई अंबानी हैड अ वेरी बिग कैनवास ऑफ लाइफ, very much interested in politics, very much dabbling in politics also। और बहुत कम, मैंने एक अच्छा इंसिडेंट उनका लिखा है जो कम लोग जानते हैं कि जूनागढ़ में आज़ादी के समय जूनागढ़ पाकिस्तान में जाने वाला था और उसकी लड़ाई चल रही थी, तब धीरूभाई स्ट्रीट मोर्चा होता है ना कि जूनागढ़ गुजरात में ही रहना चाहिए, पाकिस्तान नहीं जाना, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो आदमी बाद में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला था, पर आपसे भी कम उम्र में जब थे तब वो करे थे, एडन जाने के पहले। कभी उन्होंने आपसे क्रिमिनल्स के बारे में पूछा? काफ़ी, दिल्ली में भी मुझे मुझे रिस्पेक्ट भी, कभी जो मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं दिल्ली गई, मैं जब दिल्ली गई तब मैंने ये जितने आपने सवाल पूछे सब कर लिया था दिल्ली जाने के, पर दिल्ली में मुझे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा है, ना कभी कोई रिस्पेक्ट दिया, ना कोई अच्छी जॉब दी दिल्ली में। पर उसका कारण क्या है कि लोग गुजराती समझते नहीं थे, तो किसी ने पढ़ा ही नहीं था। धीरूभाई ने मुझे ये पूछा कि नहीं, वो बात इसलिए इरिलेवेंट होती है, मैं उसका कारण बताती हूँ कि आई मैरिड अ पर्सन हु वाज ऑलरेडी अ बिग लीजेंड, ही वाज अ वन मैन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कांति भट्ट। तो हमारी शादी ही इतनी अनोखी थी जिसका मुझे आई वुड से, मैंने ऐसे इसलिए नहीं किया था पर मुझे लाभ मिला कि कांति भट्ट फेमस है, तो जब वो मुझे मिलते थे तो वो कांति भट्ट शीला भट्ट सोच के मिलते थे। और उसको पता था कि मैं इतना क्राइम का रिपोर्टिंग जबरदस्त करती हूँ उस सब, पर सबसे ज़्यादा अच्छा रिपोर्टिंग अगर आप क्वालिटी वाला पूछे तो मैंने गुजराती नहीं, बॉम्बे के समाज का किया है। मैंने बॉम्बे पे बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग किया। मैम, एक बहुत क्रेजी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि इसी शहर में रहकर एक दाऊद इब्राहिम भी निकल सकता है और धीरूभाई अंबानी भी निकल सकता है। वो चॉइसेस के ऊपर है और वो ह्यूमन नेचर के ऊपर है। इसलिए मैंने आपको धीरूभाई अंबानी के बारे में पूछा इस पॉडकास्ट में कि कोर में इट्स प्रॉब्ली गुड एंड बैड, राइट? मतलब एक इंसान का दिल साफ है, इंटेंशन साफ है, दूसरे इंसान के इंटेंशन ही शायद खराब है। धीरूभाई अंबानी की एक बात बताऊं, मैं जब उनको मिलती थी ना 1-on-1, तो हम गुजराती नहीं लगते थे एक दूसरे को, हम मुंबई वाले लगते थे एक दूसरे को। बहुत मजा आता था, जब भी मिलो उसको बहुत जानने मिलता था। उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत रहती थी, इतनी ईर्ष्या आती थी मुझे कि उसके इतने लोग मिलने आते थे तो बहुत इंफॉर्मेशन रहती थी। शीला मैम, बस यही था आज का पॉडकास्ट। मजा आया? थैंक यू वेरी मच। आप नर्वस थे पॉडकास्ट के स्टार्ट में, so are you comfortable with the show today? I don't know. नहीं, it was a great episode. Thank you. I know कि 2, 3, 4 मिलियन व्यूज आने वाले इस एपिसोड पे। नहीं, thank you. हमें पता रहता है। Thank you very much. Thank you मैम। Thank you so much. You are very nice. अरे नहीं, thank you मैम। प्लीज शो पर लौट के आना क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। That's all I'll say. Thank you मैम। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। क्या ही बताऊं यार, आपको जो फील हो रहा है ना, इंटेंसिटी फील हो रही है ना, वो मुझे भी फील हो रही है। अब तक कुछ दिन हो चुके हैं सिंस शीला मैम वाज इन आवर स्टूडियो। इन्होंने जिस तरह की लाइफ जी ली है ना, बहुत कम लोगों को ऐसी लाइफ जीने का मौका मिलता है। आई एम ग्लैड कि पॉडकास्ट के थ्रू मैं इनकी लाइफ रीलिव कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड कि ऐसी एक लेजेंडरी जर्नलिस्ट आज भी हमारे साथ भारत में है जो खुलकर ऐसी बातें करती है इंटरनेट पर। मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट भारत के कोनों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को व्हाट्सएप पर जितना हो सके शेयर कीजिए और द रणवीर शो के हर एपिसोड को देखते जाइए, नॉलेज गेन करते जाइए। शीला भट्ट जैसे बहुत सारे लेजेंड्स टीआरएस पर आ चुके हैं और बहुत सारे लेजेंड्स अब आते रहेंगे द रणवीर शो पर। कीप सपोर्टिंग।